आर यू फाइनेंशियली फ्री? मतलब मुझे तो लगता है यस। 5 CR आपने कौन सी एज में अचीव कर लिया था? सो 5 CR, मतलब मैंने जब जॉब छोड़ी तो मेरा 5.5 CR पे था। तो मैंने 29 पे वो कॉर्पस बना लिया था। ओके अभी ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। Okay. अभी मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 13 CR का हो गया है। तो अभी जो बेसिकली मेरा प्लान है वो 100 CR का है। मतलब मेरा गोल है कि अगले 10 साल में उसे 100 CR तक लेके जाना है। ओके अगर आप सिंपली देखो तो हर 3 साल में अगर आप पैसे डबल कर पाओ, 13 to 26, 26 to 52, 52 to 104। तो यू आर नॉट अगेंस्ट टेक्निकल एनालिसिस? मैंने नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेंस्ट तो होना ही नहीं है। क्या टेक्निकल वाले तो हमारे फ्रेंड्स हैं। ओके तो इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं शुभम। इस पॉडकास्ट में हम ये देखेंगे कि उन्होंने जॉब से शुरू होकर किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करी, वो भी सिर्फ 29 साल की एज में। किस तरीके से ये एक्सट्रीम सेविंग करते थे और क्या हम इनकी जर्नी को रेप्लिकेट कर सकते हैं नहीं। तो आई होप इस पॉडकास्ट से आप बहुत कुछ सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके लेट्स स्टार्ट एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आर यू फाइनेंशियली फ्री? सो मतलब मुझे तो लगता है यस। मतलब बट आई थिंक द डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है। ओके तो डिपेंड करता है कि किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कुड बी लाइक मनी, किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कुड बी टाइम, राइट? Okay. किसी के लिए इट कुड बी समथिंग एल्स लाइक डूइंग व्हाट यू वांट, राइट? तो मेरे लिए मतलब पर्सनली मैंने जो सोचा था कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, तो एक होता है रूल ऑफ 25 बोलते हैं, राइट? Okay. तो सिंपली मतलब वो ये बोलता है कि आपकी जो भी एनुअल इनकम, एनुअल एक्सपेंसेस हैं, अगर आप उसका 25 टाइम्स जो है सेव कर लेते हो, तो इट्स लाइक अ रीफिलिंग बकेट। तो आप जितना जितना बकेट आप निकालोगे उतना बढ़ता जाएगा। राइट, और वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेगा। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा फॉरेन कॉन्सेप्ट है। वो यूएस यूके वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। और वहाँ पे इन्फ्लेशन हमें पता है, लाइक अभी तो ऑब्वियसली इट्स अ वन ऑफ कि वर्ल्ड वाइड ही इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बट जनरली स्पीकिंग वहाँ पे 2% 3% इन्फ्लेशन रहती है। इंडिया में 7% 6% टाइप का एवरेज इन्फ्लेशन रहता है। तो वो कॉन्सेप्ट इंडिया में वर्क नहीं करता। तो इंडिया में मतलब अगर आपको थोड़ा सा और कंजर्वेटिव होना है तो मैं बोलूँगा कि रूल ऑफ 40 बोलो आप। कि एटलीस्ट आप जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, अगर आप 40 टाइम्स उसका सेव कर पा रहे हो, तो आप मतलब एक आपने उतनी बड़ा कॉर्पस बना लिया है। एंड प्लस उसमें जो है ये तो आपका डे टू डे एक्सपेंसेस हो गए। उसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आप वन टाइम होते हैं, जैसे कि बच्चे की शादी करना, राइट, या बच्चों की पढ़ाई, जो बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, मे बी या कार। जैसे आप बोलो कि मैं हर 6 साल में कार लेना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई टूर करना चाहता हूँ, राइट? तो उन एक्सपेंसेस को एडजस्ट करके, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आप एक नंबर निकाल सकते हो। तो मेरे लिए पर्सनली वो नंबर था अराउंड 5 CR। ओके और जब मैंने वो 5 CR अटेन करा तो आई थॉट कि आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू टेक सम रिस्क। और अभी जो है तो एक्चुअली बोलते हैं फाइनेंशियल फायर मूवमेंट होती है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम रिटायर अर्ली। तो उसमें भी मतलब ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होने का मतलब है कि रिटायर कर जाओ। तो मेरे लिए वो कभी भी ऑप्शन नहीं था। तो मेरे लिए जो प्राइमरली ऑब्जेक्टिव था कि आप फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब कि आप जो करना चाहते हो, जिसमें आप ये कुछ बड़ा कर सकते हो, वो करने की एबिलिटी आना, वो रिस्क टेकिंग, क्या आप आराम से जॉब छोड़ सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा चला तो यू डोंट हैव टू गो बैक। ओके सो 5 CR आपने कौन सी एज में अचीव कर लिया था? सो 5 CR, मतलब मैंने जब जॉब छोड़ी तो मेरा 5.5 CR पे था। तो मैंने 29 पे वो कॉर्पस बना लिया था। ओके अभी ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। अभी मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 13 CR का हो गया है। ओके और उसके अलावा 2 CR का मैंने घर खरीद लिया है, तो विच इज लाइक विच इज फुली पेड? या इट्स फुली पेड। ओके तो आई थिंक ये बहुत ही फेमस थ्योरी है कि लेट्स से अगर आपका एक महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है, तो एक साल का जो खर्चा है वो 12 लाख हो गया। इंटू 25 आप कर लीजिए, यानी 12 लाख इंटू 25 वो 3 करोड़ के आसपास बैठा। तो वो जो 3 करोड़ है उससे हाफ में स्प्लिट कर लीजिए, यानी 1.5 करोड़ और 1.5 करोड़। ये जो 1.5 करोड़ है, पहला जो बकेट है, वो जो है आप स्पेंड करते रहो 1-1 लाख रुपए पर मंथ फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स। लेकिन जो दूसरा 1.5 करोड़ था उससे आप इंडेक्स फंड में डाल दो, जहाँ पर आपको 12% के आसपास मिलेगा, और वो 8-8.5 करोड़ आई थिंक इतना बन जाता है। फिर अगेन वो जो 8 करोड़ है उसे आप डिवाइड कर लो 2 बकेट्स में, 4 करोड़ 4 करोड़। और अब इन्फ्लेशन के हिसाब से आप ऊपर वाले जो 4 करोड़ है वो नेक्स्ट 12 साल तक खर्च कर सकते हो,
और ये वाले 4 करोड़ दोबारा से इंडेक्स फंड में रहने दो, अगेन ये ग्रो हो जाएंगे और ये आई थिंक इन्फिनिट साइकिल चलती रहती है। एग्जैक्टली हाँ। फिर वो तो 12 साल में वो मतलब आप जो आगे। बोल रहे हो एक्चुअली मैंने वही यूज किया था। अच्छा, तो वही मैंने है। मतलब उसको ये बोला कि बड़े एक्सपेंसेस को आप अलग से कर लो, बट मतलब मगर मेरे हाँ। पास एक शीट है ओके बेसिकली जो मैंने बनाई थी ओके जॉब छोड़ने से पहले, जो कि एक इट्स लाइक अ वेरी बिग शीट, गूगल शीट। ओके तो उसमें वही जो आप बोल रहे हो कि एक बकेट है जिसमें मैं हर महीने विड्रॉ कर रहा हूँ पैसे, और 2 बकेट्स बनी हुई हैं कि एक जो कि जिसे छेड़ा नहीं जा रहा है और एक जिसमें से आप पर मंथ पैसे निकाल रहे हो। तो यू राइट। ओके। तो मतलब अभी भी आप वही वाला रूल फॉलो करते हो या फिर वो चेंज हो गया है? अभी मैं नहीं फॉलो करता क्योंकि अभी मतलब आई थिंक अभी आई एम इन अ कंफर्टेबल जोन। ओके सो अभी मैं वो सब नहीं देखता। अभी मेरा जो माइंडसेट है वो मतलब कि इनकम सोर्स बनाने की बजाय वो एसेट को ग्रो करने की तरफ हो गया है। सो आई वांट टू लाइक मतलब मेरा गोल है कि अगले 10 साल में उसे 100 CR तक लेके जाना है। ओके विच इज इफ यू लुक एट इट नंबर्स बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन अगर आप सिंपली देखो तो हर 3 साल में अगर आप पैसे डबल कर पाओ, विच इज अ 24% कैगर रिटर्न। राइट तो अगर आप 13 CR से बेसिकली अगर आप देखो तो 13 टू 26, 26 टू 52, 52 टू 104, तो आपको 3 बार डबल करना है। तो विच इज 3 ईयर, 6 ईयर एंड देन 9 ईयर। तो मैं 10 ईयर बोल रहा हूँ। तो एसेंशियली इट कैन बी डन। तो कंपाउंडिंग अगर आप देखोगे तो इट कैन बी डन। तो अगर आप स्टार्टिंग से बताओगे लाइक आपने किस तरीके से स्टार्ट किया, आप इन्वेस्टिंग में कहाँ से आए, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं एंड सो ऑन। राइट। सो बेसिकली मैं जो है बरेली यूपी से बिलोंग करता हूँ, और मिडिल क्लास बैकग्राउंड है। फादर जो है वो बिजनेस था उनका, बेकरी चलाते थे। ओके तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा रिच हैं और अय्याश हैं या बहुत ज्यादा पैसे हैं। ओके ऐसा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल बैकग्राउंड था जस्ट लाइक एनीवन एल्स। ओके कॉलेज मैंने कानपुर से करा, तो उसके बाद जॉब लग गई ठीक ठाक। अडोबी सिस्टम्स बोल के कंपनी है, वहां पे जॉब लगी। फिर वहां पे मैंने 6 महीने बाद स्विच कर लिया, अमेजोन बोल के कंपनी है, मतलब amazon.com, वहां पे चला गया। और 2000 मतलब जो इन्वेस्टिंग का जो कीड़ा है वो 2012 में मतलब जॉब छोड़ने के बाद ही लग गया था ओके कि, लेकिन तब आता कुछ नहीं था। तो बेसिकली पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे और 2016 में ब्लंडर कर दिया। मतलब एक बड़ा सा लॉस कर दिया। ओके तो फिर मतलब अब 2 ही चीजें हो सकती हैं, राइट। एक चीज ये होगी कि आप छोड़ दोगे वो चीज, और दूसरा ये होगा कि आपको लगेगा नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, और नहीं मुझे पता लगाना है यार। मतलब जनरली आई वाज अ रीजनेबल, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब जनरली कि मैं बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट था, या जॉब में मेरी जॉब अगर देखोगे तो कॉलेज में एक रीजनेबल जॉब लगी थी। तो आई हैड द कॉन्फिडेंट। तो अब ऐसे में पहली बार कोई झटका लगता है कि यार इसमें तो हम बहुत ही बेकार है। तो ईगो पे आ जाता है। ईगो पे आ जाता है, राइट। तो फिर देखना शुरू करा, तो पढ़ना शुरू करा कि भाई क्या है, कैसे होता है, इंटरव्यूज, वीडियोस, ये वो। तो क्या हुआ कि करते 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 2-3 साल में उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया कि लगा यार यही करना है। इसमें वो हो जाता है, आप किसी चीज में अच्छे होते हो तो आपको लगता है कि हाँ इसमें तो मैं बड़ा कर सकता हूँ, राइट। तो 2016 में मुझे मतलब चांस मिला यूएस जाने का। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों एक ही कंपनी में हैं, एक ही कंपनी में थे। तो हम दोनों यूएस मूव हो गए, और वहां पे मतलब हमारा माइंडसेट जो है वो वही था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करने हैं और एक्सपेरिमेंट कर, मतलब आई वांट टू ट्राई दिस। मतलब पर्सनली मेरा ये ज्यादा था, मेरी वाइफ का कम था। लेकिन वो साथ रहते रहते उसके मन में भी मैंने कीड़ा डाल दिया कि नहीं तुझको भी कुछ ना कुछ ट्राई करना है लाइफ में। So she started a yoga institute, I think. यस यस। तो बेसिकली 2020 में हम लोग वापस आए, मैं फुल टाइम इन्वेस्टिंग में चला गया, वो फुल टाइम योगा में चली गई। तो शी स्टार्टेड अ योगा इंस्टीट्यूट। अनफॉर्चुनेटली तब कोविड हो गया एंड इट डिडंट वर्क आउट, बट शी ट्राइड आफ्टर दैट। मतलब उसने ऑलमोस्ट 2 साल ट्राई किया। तो 2020 टू 2022 उसने जॉब छोड़ी, मैंने भी छोड़ी। अब दो डिफरेंट चीजें हुई, राइट। कि जो भी फिजिकल कांटेक्ट वाली चीजें थी वो सब बहुत ज्यादा खराब कर रही थी, और जो भी वर्चुअल चीजें थी, स्टॉक मार्केट जो है वो वर्चुअल है, राइट। हम घर पे बैठे, तो हर किसी के पास टाइम था। स्टॉक मार्केट उस टाइम पे मतलब एक अचानक से एक टेलविंड मिल गई, एक बिग बूस्ट मिल गया। तो फिर लगा कि हाँ यार ये तो एक कॉन्फिडेंस भी आ गया कि नहीं यार अब तो एक हेड स्टार्ट मिल गया है, हम थोड़ा रेस में आगे निकल गए हैं, अब आगे तो जर्नी झेल ही लेंगे। तो 2022 थोड़ा एवरेज गया, 2023 अभी फिर वापस बुल मार्केट आ गई, अच्छा ही चल रहा है। प्लस
थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया, तो बस अच्छा चल रहा है, अभी यही जर्नी चल रही है। ओके, तो फर्स्ट टाइम जब आपका एक्सपोजर हुआ इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, तो वो ईसॉप के जरिए हुआ था? तो बेसिकली हुआ क्या कि 2012 से लेके 2020 तक, जब तक मैंने जॉब करी, हर साल स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ कंपनी जो है स्टॉक्स देती थी, अमेजोन जो है वो ईसॉप्स देती थी, तो मुझे और मेरी वाइफ दोनों को मिलते थे। तो जो मैं एक्टिवली जो मतलब ट्रेड कर रहा था, आई वाज नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द इनिशियल ईयर्स, मतलब 2012 13 14 में। लेकिन अमेजोन जो स्टॉक है वो रॉकेट बना हुआ है, राइट। वो जो है, जब मैं ज्वाइन किया, $250 का स्टॉक हुआ करता था, राइट। वो हर साल 250 से 500, 500 से 700, 1000, 1200, अभी मतलब जब मैं जॉब छोड़ा तो वो ऑलमोस्ट जो है 2800, मतलब सॉरी, ऑलमोस्ट $1800 का आ गया था, और उसके बाद कोविड में ऑलमोस्ट 3500, $3600 तक चला गया। तो मेरे लिए पर्सनली ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ माय वेल्थ was invested in Amazon, क्योंकि उसके शेयर was 50% ऑफ माय सैलरी एंड माय वाइफ सैलरी। ओके। तो और अच्छी चीज ये थी कि हमने कभी बेचे नहीं, तो वहां से जो वो कॉर्पस, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, वो कह सकते हो, और मतलब वहीं से एक्चुअली मतलब इंटरेस्ट भी आया, क्योंकि अमेजोन जो है वो फास्ट ग्रोइंग कंपनी थी। Amazon.com पूरा एक्सपेंशन कर रही थी यूएस में, वर्ल्ड वाइड। AWS जो उनका वेब सर्विसेज है, वो भी जो बहुत है ग्रो हो रहा था। बहुत तेज ग्रो कर रहा था। वहां से समझ में आया, फिर पीटर लिंच को पढ़ा, बाकी बफेट को पढ़ा, तो समझ में आया कि अच्छा इस तरीके से क्रिएट करनी है। तो जिन्हें ईसॉप का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनके लिए आप सिंप्लीफाई करोगे, लाइक क्या चीज़ होती है ये? राइट राइट, तो बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है ईसॉप विच इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और एक होता है RSU ओके। विच इज रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट। तो मेरे केस में ईसॉप नहीं मिलता था, RSU मिलता था। ओके। तो ईसॉप क्या होता है कि आप, यू हैव अ ऑप्शन, टू आपके पास एक बाय। ऑप्शन है कि आप चाहो तो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और नहीं चाहो तो आप नहीं इन्वेस्ट करो। तो ओके। कुछ कंपनीज में ईसॉप स्कीम होती है, और कुछ कंपनी में RSU स्कीम होती है, जिसमें बेसिकली वो आपकी सैलरी ही है, वो आपको, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो आपको क्रेडिट कर देते हैं हर हर 3 महीने पे या 6 महीने पे आपको शेयर दे देते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे उसे मार्केट में बेच दो, चाहे तो आप उसे रख लो। तो प्राइमरीली मतलब वो डिफरेंस है, तो मुझे RSU मिलते थे बेसिकली। तो फर्स्ट टाइम आई थिंक आपने RSUs बेच दिए थे एडोबी में? यस यस यस। ओके। तो 2012 में, मतलब जो मैंने 6 महीने अडोबी में जॉब करी थी, वहां पे जो है, जो मुझे ईसॉप मिलते थे, तो उनमें इंटरेस्टिंग चीज क्या होती थी, वो RSU नहीं थे, वो एक्चुअली ईसॉप्स होते थे। ओके। तो उसमें क्या होता था कि जो मार्केट प्राइस चल रही है उससे 15% डिस्काउंट पे कंपनी बोलती थी कि आप चाहो तो खरीद लो, और नहीं आपका मन है तो आप मत खरीदो। और उसमें एक लिमिट होती थी कि आप ओनली 20% ऑफ द सैलरी तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके। लेकिन ऑलमोस्ट हर कोई इन्वेस्ट करता था, क्योंकि वो 15% डिस्काउंट पे मिलते थे ऑन द क्लोजिंग प्राइस, जिस दिन मिल रहे हैं उसके 15%। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ कि अगर आपको आज शेयर मिल रहे हैं तो आज पैसे कटेंगे, और आप आज ही मार्केट में बेच दो तो आपको 15% का प्रॉफिट होगा। तो इट वाज अ नो ब्रेनर, राइट। तो हर किसी को इन्वेस्ट करना ही है उसमें। तो ज्यादातर लोग तो पहले ही दिन बेच देते थे। मैं मतलब पहले दिन तो नहीं बेचता था, वहां से मैंने मतलब कुछ दिन रखा, 2-3 महीना रखा, वहां पे शेयर अच्छा चल रहा था। प्लस वहां पे इंटरनली मीटिंग्स होती थी, ऑल हैंड मीटिंग होती थी इंटरनली, तो पता रहता था कि कंपनी की क्या ट्रेजेक्टरी है। तो वहां पे समझ में आया कि ये लोग तो कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे जा रहे हैं। तो आपको याद होगा, पहले अडोबी की सीडियां मिला करती थी, एक ही बार राइट। वन टाइम पेमेंट। फोटोशॉप की सीडी मिलती थी। 2012 में वो पूरा प्रोग्राम चला, जिसमें उन्होंने बोला कि हम 1 साल का सब्सक्रिप्शन देंगे। उस समय 2012 में ये सब्सक्रिप्शन मॉडल उतना फेमस नहीं था, राइट। वेबसाइट्स वगैरह पे भी उतना ज्यादा फेमस नहीं था, तो वो काइंड ऑफ इन्होंने शुरुआत करी थी। तो उससे उससे प्रॉब्लम क्या होनी थी कि सब्सक्रिप्शन पे जब आप आते हो, तो पहले क्या है कि आपको अगर 10 साल यूज करना है तो 10 साल का रेवेन्यू वन टाइम में मिल जाता है, राइट। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन में जाते हो तो आपको 1/10 रेवेन्यू मिलता है, 1/10 सेल होती है, राइट। लेकिन लॉन्ग टर्म में सब्सक्रिप्शन इज बेनिफिशियल, क्योंकि आप अपग्रेड करा सकते हो कस्टमर को, आप जो है उसको और चीजें बेच सकते हो, एंड इट्स अ रिकरिंग इनकम, वो एक हर महीने आती जाती है, राइट। तो वो सब समझ में आया कि नहीं यार, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन समहाउ यार 50% का प्रॉफिट हो रहा है, बेच देते हैं। बेच दिया। वो शेयर 2020 में $600 का हो गया, मुझे $30 में मिला था। 20 टाइम्स। 20 टाइम्स हो गया। तो मतलब नॉट 2020 तक अगर नहीं भी वेट करा तो वो हमेशा ही अच्छा ही रहा है। वो शेयर $200, $300, $400, मतलब अच्छा ही शेयर वो रिटर्न दिया है। तो वहां से भी एक लर्निंग मिली कि ऐसा, मतलब कि क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए।
तो सेविंग करना आपने स्टार्ट कब किया? आई मीन जो 5.5 CR आपने सेव किए थे टिल द एंड ऑफ द जॉब, तो वो सारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सेविंग मतलब प्राइमरली वैसे तो मतलब मैं सच बचपन सच से ही? बताऊं तो मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा कंजूस हूँ। तो तो मतलब मेरे तो डीएनए में है कंजूसी। ओके। अगर कोई मुझे जानता होगा तो वो ये बोलेगा कि भाई ये तो पैसे खर्च ही नहीं करता। मतलब एक होता है कि बिल्कुल माइज ऐसा वाला कंजूस कि हम्म। यार पैदल ही चल दिए, हम्म। रिक्शा ही नहीं करेंगे, या उतना कंजूस नहीं हूँ। हम्म। लेकिन ऐसे कोई बड़े खर्चे नहीं करूंगा मैं। हम्म। अगर मेरा काम टू व्हीलर से चल रहा है तो मैं फोर व्हीलर नहीं लूंगा। अगर हम्म। फोर व्हीलर में अगर अगर बहुत पैसा भी है तो मैं कभी मर्सिडीज नहीं लूंगा। मतलब मतलब शो ऑफ नहीं है। शो ऑफ नहीं करूंगा। मतलब एक एक रीजनेबल, जैसे अभी अगर बोलो तो मैं क्रेटा में चला लूंगा, क्योंकि हम्म। एक एक डिसेंट लेवल ऑफ कंफर्ट चाहिए, लेकिन कुछ भी फालतू नहीं करना है। हम्म। टीवी है तो 32 इंच का टीवी बहुत है, मुझे 60 इंच 65 इंच का ये टीवी नहीं चाहिए। हम्म। राइट, तो वैसा ही है। तो सेविंग तो मतलब मैं शुरू से ही अच्छा था, लेकिन इन्वेस्टिंग में मैं अच्छा नहीं था। तो वो एक धीरे धीरे इट डेवलप्स जब आप चीजें देखते हो कि क्या वर्क कर रहा है, और फिर मतलब मेरे केस में मतलब वो इंटरेस्ट बन गया। तो इट्स इट्स मोर लाइक पैसा कमाने के लिए वो चीज नहीं है, मुझे वो प्रोसेस में इतना ज्यादा मजा आने लगा कि, और उसका बाय प्रोडक्ट है मनी। तो अ, ओके, तो अगर आपको इसे क्वांटिफाई करना हो, यानी किस किस एज में आपने कितने कितने पैसे सेव करें, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अ, तो मतलब अगर आप किसी भी मतलब किसी भी इंसान को देखो, तो इनिशियल जो आप जर्नी में, हम्म। मतलब ऑब्वियसली बोलते हैं ना कि भाई अगर कोई यंग है हम्म। तो उसके पास एनर्जी है, वेल्थ नहीं है। हम्म। राइट, मिड एज में क्या होता है कि एनर्जी भी होती है, वेल्थ भी होता है, लेकिन टाइम नहीं होता। हम्म। राइट, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो तो टाइम तो बहुत होता है, लेकिन और वेल्थ भी बहुत होती है, लेकिन एनर्जी एनर्जी नहीं नहीं होती। होती। राइट, हम्म। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, हम्म। है ना। तो इनिशियली आपको अगर आप बोलोगे कि यार मुझे इन्वेस्टिंग करनी है, मैं इन्वेस्टिंग से बहुत बड़ा हो जाऊंगा, तो वो होने वाला नहीं है, वो हम्म। पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि इनिशियली आप शुरू के किसी का भी करियर लो, शुरू के 5-6 साल जो सैलरी होती है वो उतनी ज्यादा होती ही नहीं है। हम्म। राइट, और कुछ भी बड़ा बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट, या 5.5 करोड़ इज ह्यूज ह्यूज अमाउंट, अमाउंट। उतना कलेक्ट करने के लिए आपको सेविंग चाहिए, बहुत ज्यादा सेविंग चाहिए। इनकम भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, इनकम। एग्जैक्टली, इनकम भी चाहिए और सेविंग भी चाहिए। हम्म। तो मैं बोलूंगा कि यार अगर कोई अपनी लाइफ के शुरू के फेज में है, तो वो पूरा फोकस इन्वेस्टिंग पे बिल्कुल भी ना, मतलब इन्वेस्टिंग पे फोकस ही ना करे। ओके। इन्वेस्टिंग को छोड़ दे। अगर वो कुछ भी फर्क इन्वेस्टिंग नहीं करेगा ना शुरू के मतलब, लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग, लेकिन मतलब अगर आप प्रैक्टिकली सोचो कि शुरुआत के सालों में आपकी सेविंग हार्डली कुछ होती है, हम्म। तो वो कंपाउंड भी करेगी तो वो उतना और लेकिन जो आपकी इनकम है वो आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप शुरू में एक स्टार्टिंग सैलरी आपकी 3 लाख पर एनम है, विच इज नॉर्मल सैलरी फॉर एनी एनी पर्सन, राइट, और वहां से आप जो है एक जंप लेके किसी प्रोडक्ट कंपनी में जा रहे हो, या फिर अपने करियर में एडवांस कर रहे हो, मे बी आपने एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, राइट, तो वहां पे जो है पैकेज अचानक से 12 लाख 15 लाख इज अ नॉर्मल पैकेज जो आपको लग सकता है। अगर आपने और ये मैं ज्यादा टाइम नहीं बोल रहा हूँ, मैं करियर की शुरुआत के 2-3 साल में आप ये कर सकते हो। राइट, तो वहां पे सैलरी आपकी 4 गुना हो गई। तो मैं बोलूंगा यार इन्वेस्टिंग पे फोकस मत करो। शुरू में जो आरओआई है वो आपका पर्सनल जो आपका डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज्यादा है। आप जो है 100% 200% आरओआई जनरेट कर सकते हो इफ यू स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ, वर्सेस आप इन्वेस्टिंग में कोई भी मेथड यूज करोगे, आप 15% से लेके 25-30%, उससे ज्यादा आप आरओआई नहीं ले सकते। तो उसके बाद एक इनिशियल आपका एक लेवल पे आप पहुंच गए, फॉर एग्जांपल आप 15 लाख 20 लाख की सैलरी पे पहुंच गए, तो मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली देन इट स्टार्ट्स, मतलब इट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस कि आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दो। अगर फिर आप वो लेट करोगे फिर वो कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके बाद इंपॉर्टेंट है वो कंपाउंडिंग होना। और अगर आपको एक बड़ा ब्रेक चाहिए, मतलब जैसे कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए एट अ वेरी यंग एज, राइट, तो आपको कुछ बिग बूस्ट चाहिए, कहीं से आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, वरना कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपकी मानो कि 20 लाख की भी सैलरी है और आप सब कुछ भी सेव कर रहे हो, तो आप हर साल पूरी की पूरी सैलरी भी अगर सेव कर रहे हो तो आप 5 साल 6 साल 7 साल में 1-2 करोड़ तक ही पहुंच पाते हो, राइट, सेव करके मैं बोल रहा हूँ। तो उसके लिए आप दो ही तीन रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे मैंने किया कि आप बाहर चले जाओ, राइट, तो एसेंशियली आपको 4x बूस्ट मिल गया, राइट, तो मैंने वही किया।
अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, विच इज़ लाइक अ बाइनरी प्रॉब्लम, राइट। तो आप किसी स्टार्टअप में जा सकते हो जो कि जिसके प्रोस्पेक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो अगर वो अच्छा चली तो उसकी जो इक्विटी है वो 10 टाइम 20 टाइम्स नहीं, वो 100 टाइम्स भी हो सकती है, राइट। तो राइट। अगर आप कुछ ऐसी कंपनीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रोस्पेक्ट लग रहा है, आप किसी वैसी कंपनी में जॉब कर सकते हो, राइट। या फिर ऑब्वियसली अपना कुछ शुरू कर सकते हो, वो तो एक डिफरेंट ही गेम है, वहाँ पे तो 2-3 करोड़ के आप कहीं तक भी जा सकते हो। ओके, तो पॉडकास्ट से पहले हम कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि आपने यूएस में जाके बहुत ज़्यादा सेविंग करी। आई मीन वो क्या था? तो जैसा मैं बता रहा था कि मतलब मैं जो है बहुत ही ज़्यादा कंजूस टाइप का तो था ही, तो मैं ऑलमोस्ट 90 to 95% टाइप, मतलब क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों वर्क करते थे, तो मैं कंबाइंड लेवल पे बता रहा हूँ, हम ऑलमोस्ट 90 to 95% टाइप सेव कर लेते थे। तो प्राइमरी जो एक्सपेंसेस थे वो रेंट में जाता था और खाने पीने में जाता था। उसके अलावा तीसरा एक्सपेंस कोई ज़्यादा नहीं होता था। घूमने का एक्सपेंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि हम जिस शहर में रहते थे वो एक हिल स्टेशन था यूएस का, ओके। राइट। वो खुद ही इतना ज़्यादा सुंदर था और इतना ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड था, तो हमने जाते ही वहाँ पे साइकिल ले ली थी, तो वहाँ पे बाइक बोलते हैं, और हम अंदर गलियों में घूमते रहते थे। मतलब वी यूज्ड टू रोम अराउंड एवरी वीकेंड, बट प्राइमरली हम नई नई जगहें साइकिल पे घूमते रहते थे, क्योंकि वो शहर सियाटल मतलब इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। आसपास अगर कहीं जाना भी होता था तो हम बस से चले जाते थे। यूएस में बस की सर्विस फ्री थी हमारे लिए, क्योंकि अमेजोन ने जो है वो कार्ड दिया हुआ था, और का कार्ड बोलते थे उसको, जिससे आप कोई भी बस में आप बैठ सकते हो, आप जा सकते हो। वो तो मतलब लोकल बसेस होती हैं, पर वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस तक भी चलती थी वो बसेस। ओके। और उसके अलावा कुछ स्टोरीज हैं जो कि मतलब मैं करता था। तो एक एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता था कि जब लोग क्योंकि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था, तो अपार्टमेंट में मतलब देयर वर हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज जो कि रहती थी। बड़ा अपार्टमेंट था, तो 100 क्या मतलब सेवरल 100 फैमिलीज रहती थी, और मोस्टली और ऑफिस के काफ़ी पास था, तो लोग ऑफिस में कभी जॉब के लिए आ रहे हैं, कभी वापस जा रहे हैं, कभी दूसरी जगह जा रहे हैं, तो लोग शिफ्ट होते रहते थे यहाँ वहाँ। अब यूएस में प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा महंगा चीज़ है। हमारे यहाँ तो मूवर पैकर लेके जा भाई, सामान ले जा। वहाँ पे ये सब फीजिबल नहीं है, क्योंकि सामान चाइना से मंगाते हैं, तो सामान तो बहुत सस्ता होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी होती है, राइट। राइट। तो लोग बेचने की कोशिश करते थे, लेकिन जो सामान बचता था लोग छोड़ जाते थे। वहाँ पे एक जगह थी, वहाँ पे रख जाते थे, बोलते थे कि भैया हमने ये सामान रख दिया, जिसको चाहिए ले जाओ। अब उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती थी। तो उसमें जो है आपको बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर्स, माइक्रोवेव्स, बर्तन, और भी मतलब घर का जितना सामान होता है, लोग बहुत बहुत सामान छोड़ जाते थे। प्राइमरली जो $100 से कम का होता था, उससे बड़ा जैसे सोफा वगैरह वो सब तो जनरली लोग बेच देते थे। और वो तो मैं क्या करता था कि भाई जो भी रोज ऑफिस से आते टाइम उस कमरे में जाके एक बार निगाह मारता था, अच्छा कुछ आज क्या नया सामान आया है। देखे जरा, अच्छा कुछ बढ़िया आया है क्या। तो बेसिकली जो माइक्रोवेव वगैरह था और वैक्यूम क्लीनर, प्राइमरली यही दो चीजें मैं उठा करके जो है एक वहाँ पे एक रूम था उसमें रख देता था, और उसकी फोटो खींच लेता था, और उसको जैसे यहाँ पे OLX है, वहाँ पे ऑफर अप बोल के एक वेबसाइट थी, उस पर डाल देता था। तो जनरली 2 दिन 3 दिन में वो सामान बिक जाता था। ओके। एक सामान मानो कि $30 $40 ऐसे बिकता था, और हर हफ्ते मतलब 2-3 आइटम तो मैं बेच लेता था। कभी कभी मतलब वो एक तरीके से साइड बिजनेस चल रहा था मेरा। तो ये जो बाकी लोग थे वो नहीं करते थे, लाइक जिनका सामान है, मतलब दे वर नॉट एक्चुअली सेलिंग मैं इनफ? बता रहा हूँ, अगर आप देखो तो जो लोग वहाँ पे रहते थे दे वर डूइंग, Rich. दे वर मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, Okay. तो वो अच्छी जॉब में थे, अच्छी सैलरी थी, तो उनके लिए लाइक $200-300 अ मंथ उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था। बट यू वर ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं भी था, बट आई वाज अ कंजूस सॉफ्टवेयर। एंड एक्चुअली मैं एक गोल लेके आया था कि मुझे यहाँ से मतलब ये कॉर्पस जल्दी इकट्ठा करके वापस जाना है, तो मेरे लिए पूरे दिन भर मेरे माइंड में वो चलता था कि उसे एक्सेलरेट कैसे करना है, राइट। उस टाइम पीरियड को कम कैसे करना है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी वापस जाऊं, जल्दी से जल्दी मैं जो चाहता हूं मैं वो कर सकूं, राइट। तो मैं नए नए जुगाड़ ढूंढता रहता था। तो अगर आप देखो तो पूरे टाइम में जब तक मैं रहा वहां पे, मैंने कम से कम नहीं तो $1500 इस प्रोसेस में बनाए होंगे। तो अगर आप $1500 बोलो तो वैसे तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन
मेरे लिए मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया हो 1.5 गया, लाख। राइट? तो 1.25 लाख रुपए मतलब इतना छोटा अमाउंट भी नहीं है, और उसमें कुछ मेहनत नहीं करनी, मुझे बस एक फोटो खींच के डालनी है हफ्ते में 2-3 बार। ठीक है, मतलब मैं डाल दूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, किसी को नहीं चाहिए तो मैं बेच दूंगा। वो पड़ा रहता था वैसे, एनीवेज पड़ा रहता था वो एक एक हफ्ते तक, फिर वो डंप यार्ड में डाल देते थे, तो एनीवेज। तो वहाँ पर टेस्ला वगैरह, मतलब कोई गाड़ी वगैरह नहीं खरीदी आपने? गाड़ी तो आप पूछो मत, नहीं नहीं। वहां पे गाड़ियों का तो लोगों को इतना ज्यादा शौक था, मतलब मैं अपनी जॉब की भी बात कर रहा हूँ, वहां पे लोग टेस्ला हो, रेंज रोवर हो या ऑडी हो, कोई जीप हो, मतलब हर किसी के पास 30-40 लाख रुपए से कम की गाड़ी नहीं थी, ऑलमोस्ट सबके पास थी। पर मतलब वो ऑड वन आउट होना पड़ता है कई बार, अगर आप ये सब चीजें मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, और हर किसी को चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आई वुडंट से कि दे वर रॉन्ग, उन्हें लाइफ टाइम जॉब करनी है, तो आई थिंक उनको वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहिए, अदरवाइज कहाँ ऊपर लेके तो थोड़ी ना जाएंगे पैसा। तो बट वही है कि अगर आपके पास कोई गोल है, तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको वो सब चीजें मैटर नहीं करती, तो आपको भी वो चीज ट्राई जरूर करनी चाहिए। ओके, तो अगर मैं देखूँ तो 3 क्वालिटीज़ जो मुझे समझ आई हैं, वो सबसे पहले तो ये थी कि यू वर क्लियर कि मेरा गोल ये है, मुझे वहाँ पर जाना है, पैसे लेके वापस आना है। तो कमिंग बैक टू इंडिया वॉज बिकॉज ऑफ पेरेंट्स कि? नॉट रियली, मेनली इसलिए था क्योंकि वहां पे मैं जो था L1 वीजा पे था। ओके L1 वीजा का मतलब है कि आप कुछ और काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ ओके सॉफ्टवेयर में जॉब कर, सॉफ्टवेयर क्या, उसी कंपनी में ही जॉब कर सकते हो, आप कंपनी भी चेंज नहीं कर सकते। ओके। तो मेरे केस में ये था कि नहीं, मुझे ट्राई करना है, तो मुझे जॉब छोड़ के ट्राई करना है, तो वो सब मैं वहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है, तो या तो आप वहाँ की रेजिडेंस बन जाओ, मतलब कि आप वीजा के लिए उसके लिए अप्लाई कर दो, ग्रीन ओके। कार्ड के लिए, उसमें उस प्रोसेस में 8-10 साल लगेंगे। ओके। तो मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था उतना, तो नहीं, वापस ही जाना है, वापस जाके, और वो भी बात है कि यहाँ पे आके वो बूस्ट भी मिल रहा था, मैं जल्दी कर सकता था वो काम, वहां पे करने के लिए मुझे मे बी मैं 40s पे कर पाता वो काम, तो बट काम वॉज इन्वेस्टिंग। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे दैट वाज इन्वेस्टिंग भी इन्वेस्ट। नहीं कर सकते थे आप एक विद जॉब? नहीं, इन्वेस्टिंग मैं कर सकता था, ओके। लेकिन उतना ज्यादा डेडिकेशन से नहीं कर सकता, मतलब अभी जैसे क्या है कि फुल टाइम। मैं दिन भर बैठ के कॉन कॉल पढ़ता हूँ या एनुअल रिपोर्ट पढ़ता हूँ, उतना टाइम ही नहीं है जॉब के साथ, मतलब इट वाज अ हेक्टिक जॉब, ऐसा नहीं है कि आप वो सब पैरेलली, ऑलमोस्ट मतलब 11-12 घंटे की जॉब हो जाती थी रोज की। काम वाम बहुत ज्यादा ही रहता था, हालांकि काम बहुत अच्छा था, तो ऐसा नहीं है कि मैं आई वाज, मुझे जॉब से कोई प्रॉब्लम थी या बहुत ही ज्यादा बेकार लगा, जॉब अच्छी लग रही थी, लेकिन वो ये वो एक बार कीड़ा लग गया था, तो वो ट्राई जरूर करना था। ओके ओके। तो गोल वॉज देयर, कंजूसी वॉज देयर, और थर्ड इज कि जो फर्स्ट फोकस है वो सैलरी पे कीजिए, और एक बार सैलरी पे जो हमारा ROI है वो ज़्यादा आएगा शुरू में, और उसके बाद फिर हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कोई और स्टोरी हो वहाँ पर जिससे हम कुछ सीख सकें, कोई लर्निंग? एक हैक मैंने वहाँ पे और ढूंढा कि वहाँ पे जो बैंक अकाउंट्स थे, हाँ। वो लोग क्या करते थे, वो नया अकाउंट खुलने पे $300 से $500 क्रेडिट करते थे, मतलब ऑफर्स चलते रहते थे, नॉट एवरी बैंक, कभी एक बैंक में कभी दूसरे बैंक में, राइट? तो होता क्या था वो, इसलिए क्योंकि वहां पे जो कस्टमर्स। लोगों की इनकम थी वो ज्यादा थी, और जो बैंकिंग था वो पूरा सैचुरेटेड था, तो ऐसा नहीं है कि नए लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बैंक अकाउंट खुल रहे हैं, तो बेसिकली वो एक दूसरे से क्लाइंट्स तोड़ने में लगे रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक क्लाइंट भी तोड़ा, मैंने 5 साल के लिए भी उसका खाता अपने पास रख लिया, राइट, तो मैं उससे बहुत पैसे कमा सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट सभी बैंक्स में वो चल रहा था, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ठीक है यार, ये फ्री में पैसे दे रहे हैं तो क्यों नहीं चाहिए पैसे, राइट? तो जब तक मैं वहां पे रहा, मैं और मतलब मैंने मेरी वाइफ का भी और अपना भी कम से कम 10 बैंक अकाउंट खुलवाए होंगे, कभी एक बैंक में, फिर दूसरे बैंक में, फिर तीसरे बैंक में, वहां पे सब कंडीशंस रहती थी कि आपको सैलरी क्रेडिट करवानी पड़ेगी, विच वाज, वो ऑनलाइन था तो मैं चेंज कर देता था कि ठीक है, 3 महीने की सैलरी मिनिमम क्रेडिट होनी चाहिए, हर महीने 12 ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो सब। और वहां पे इतना इंडिया की तरह अच्छा भी नहीं है, इंडिया में क्या है, ऑनलाइन आप हर काम कर सकते हो, इंडिया इज मच मोर डिजिटाइज्ड देन यूएस, यूएस। मुझे ओके। लगता है, मतलब यूपीआई वहां पे ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो फिजिकली बैंक जाके करना पड़ता था, तो इट वाज अ स्लाइट पेन, बट बट स्टिल यू एक डिड बार इट। करने पे अगर $700-800 मिल रहे हैं, तो उससे भी मतलब मुझे लगता है मैंने कम से कम $5,000-6,000 कमाए होंगे, यही करके, सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवा के और फिर क्लोज करवा के। ओके, तो उसके बाद आप यहाँ पर शिफ्ट हो गए, और यू लिव्ड द जॉब, और चित्रा, आई मीन योर वाइफ आल्सो लिव्ड द जॉब?
दोनों ने ही जॉब छोड़ी, ओके क्योंकि मैंने तो छोड़ी क्योंकि मुझे करना ही था, और इस बीच में मैंने अपनी वाइफ को भी मोटिवेट करा कि नहीं, तुम्हारे को भी योगा का बहुत शौक है, तुम भी ट्राई कर सकती हो। उसको ओके योगा करने का बहुत शौक था। हम्म तो मैंने बोला नहीं, अभी तो हम एक डिसेंट लेवल पे हैं, ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम दोनों ने जॉब छोड़ दी, हम वापस इंडिया आ गए। मैंने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी, उसने एक योगा इंस्टीट्यूट खोल दिया। ये कोविड से पहले की बात है, अराउंड जैन 2020 की बात है। ओके सून आफ्टर मार्च में कोविड हो गया। uh, और फिर दो चीज़ें हुई कि जो चीज़ें फिजिकली, जिनका फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट था, वो सभी चीज़ें डिक्लाइनिंग ट्रेंड में चली गई, राइट। और जिनमें जो भी चीज़ें वर्चुअल थी, वो राइट, incline। वो उन सबको बूस्ट मिल गया। तो बेसिकली क्या हुआ, उसका योगा इंस्टीट्यूट चल नहीं पाया उस टाइम पे, हालांकि फिर भी ठीक ठाक लोग उसने इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन फिर तो लॉकडाउन ही लग गया, बंद हो गया। फिर थोड़े दिन बाद फिर से खोला। फिर उसको समझ में आ गया कि भाई मैं योगा करना एंजॉय करती हूँ, लेकिन मुझे कराने में मज़ा नहीं आ रहा। तो क्योंकि इट वाज अ टफ जॉब, एक बैच में अगर आप खुद भी साथ में कर रहे हो और दिन में 6-7 बैच ले रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो, और इट्स एग्जॉस्टिंग जॉब। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो यार अपनी जॉब में ही वापस जाऊंगी। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर उसने ट्राई करा, वो वापस चली गई अपनी जॉब में। मैं बेसिकली, मुझे बूस्ट मिल गया क्योंकि कोविड में स्टॉक मार्केट का सबको पता है क्या हुआ, राइट। नए लोग आए, मार्केट नए लेवल्स तक गया। और फिर उसकी वजह से मतलब इनिशियल एक बूस्ट मिला, और उसके बाद भी ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि अभी भी एक बुल मार्केट 2023 में भी चल रही है। ओके तो अगर अभी किसी को इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो वो कहाँ से स्टार्ट करें? अगर उसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो मैं पर्सनली बोलूंगा कि आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो, अगर कुछ ही नहीं करते हो। ओके इंडेक्स फंड को एक एफडी की तरह समझो, उसमें पैसा लगाते जाओ, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये है कि मुझे इन्वेस्टिंग खुद से करनी है, तो फिर पहले पीटर लिंच को पढ़ लो, बफेट को पढ़ लो। मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले मैं बोलूँगा थोड़ा तो प्रिपरेशन करो, एटलीस्ट। ज़्यादा नहीं, ये 1-2 बुक्स हैं, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट है, या जो है आपका वॉरेन बफेट की जो अपनी के बारे में जो बुक्स हैं, 1-2 बुक्स पढ़ लो। और आपको जो है एक डिसेंट आइडिया लग जाएगा कि कैसे करी जाती है, और फिर आप करो तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसे बड़ा कर सकते हो। ओके तो जब आप जॉब छोड़ रहे थे तो लाइक पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि तू अमेजोन की जॉब छोड़ रहा है या फिर करियर पेरेंट्स में? की तरफ से, मेरे पेरेंट्स की तरफ से नहीं था ज़्यादा प्रेशर, ओके क्योंकि मैं उनको यही बोल के छोड़ रहा था कि 1 साल ट्राई करूंगा, नहीं चलेगा तो वापस चला जाऊंगा टाइप्स। ओके और आईटी की जॉब थी। आईटी की जॉब में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं है कि मतलब 1-2 साल बाद भी वापस जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि डोर्स पूरे बंद हो जाते हैं। हालांकि सैलरी कम हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि आप कोई, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप, अगर आप ये सब कर भी रहे हो तो आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लो। तो मतलब मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो आप पैरेलली कर सकते हो जॉब के साथ, तो आप थोड़ा रोज 2-3 घंटे देके वो काम पैरेलली कर लो, ताकि जब आप एक स्टेज रीच करो, तो आप ऑलरेडी जो है वो 50% 60% काम आपका हो रखा है। वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है, मतलब मेरे लिए। ओके तो अभी कोई इन्वेस्टिंग का केस आप डिस्कस करना चाहते हो कि कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है? एक स्टोरी है जो अभी पिछले 2 महीने पहले मैंने ली थी, जो ऑलरेडी चल चुकी है। और एक स्टोरी है जो मैंने अभी लास्ट वीक ही डिस्कवर करी है। तो मैंने अभी उसमें इन्वेस्टमेंट लिया है, दैट इज अ डिस्क्लेमर, कोई भी एडवाइस नहीं है, और मतलब एज अ स्टोरी बता रहा हूँ मैं, कोई इन्वेस्टमेंट के उससे नहीं बता रहा हूँ। तो पहली स्टोरी है एक कंपनी की, जो कि जिसका नाम है HPL पावर। एंड तो HPL पावर जो कंपनी है वो मीटर बनाती है, राइट। आपके घर में जो मीटर लगे होते हैं ना, जिससे बिजली की रीडिंग आती है, वो अब बहुत कम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट पूरे इंडिया के सारे मीटर्स चेंज करने वाली है। ओके राइट, बहुत कम लोगों को पता है। वो इसलिए क्योंकि मीटर में, जो पुराने मीटर्स हैं उनमें चोरी बहुत ज्यादा होती है। चोरी, आप मैग्नेट लगा देते हैं लोग, राइट। यूपी बिहार में तो बहुत चलता है, मैग्नेट लगा के मीटर को स्लो कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, मीटर में कॉइल होती है, और उस पे जो है फर्क आता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि, अगर आप वैसे देखो तो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे 20% पावर लॉसेज हैं। मतलब आसाम, नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स हैं, बिहार वगैरह में भी 10% से ज़्यादा हैं। तो हर साल गवर्नमेंट का जो है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट वो फंड करने में चला जाता है, राइट। क्योंकि
जो उसकी प्राइस है वो तो आप नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन आपको लॉसेस तो कवर करने पड़ रहे हैं। तो जितने भी पावर सेक्टर की, मतलब ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो सारी बहुत ज़्यादा लॉसेस में चल रही हैं। आप कोई भी स्टेट की ले लो, चाहे यूपी की ले लो, चाहे महाराष्ट्र की ले लो, चाहे कहीं की ले लो, बहुत सारे रीज़न है। वो फार्मर को सब्सिडी देते हैं, फार्मर को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, राइट। चोरी बहुत ज़्यादा होती है, लाइन लॉसेस होते हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो अब इन्होंने क्या बोला, हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। स्मार्ट मीटर का मेन फायदा ये है कि वो मीटर की रीडिंग नहीं लेनी पड़ती। इट्स अ टू वे ओके। कम्युनिकेशन। तो आपने मीटर लगा दिया तो अपने आप पावर डिपार्टमेंट के पास रीडिंग पहुंच रही है हर महीने, राइट। प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं। प्रीपेड मीटर में फायदा क्या है भाई, बिल रिचार्ज। किधर आया, कट गया अपने आप कनेक्शन, पैसे नहीं जमा करे, कट गया। लोग 6-6 महीने, 1-1 साल तक बिल नहीं जमा करते, राइट। तो ये बात मुझे पता चली, मैंने पढ़ना शुरू करा। इंडिया में 2 कंपनियां हैं, एक है HPL, एक है जीनस, ओके। जो कि मीटर बनाती है। अब अच्छी चीज़ ये है कि इनके जो मीटर हैं, वो ऐसा नहीं है कि कल को मैं बोलूँ मैं मीटर बनाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये टेंडर बेस्ड बिजनेस होता है। टेंडर में रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो भी मीटर है, वो जो कंपनी है, वो उसको इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने इतने मीटर सप्लाई किए होने चाहिए, राइट। तो नई कंपनी करेगा तो वो 3-4 साल लग जाएगा उसे वो करने में, वो आज नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा एंट्री बैरियर है, बिजनेस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप मार्केट साइज देखने बैठा मैं, तो इंडिया में 24 करोड़ मीटर है, हाउस होल्ड हैं, 24 करोड़ घर हैं, हर घर में मीटर है, 24 करोड़ मीटर हैं। एक मीटर 3,500 रुपए का आता है। तो मल्टीप्लाई करोगे, इट्स अ 1 लाख करोड़ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये जो कंपनियां हैं, ये हार्डली 2,000-3,000 मार्केट कैप की कंपनियां हैं, एक बहुत छोटी कंपनियां हैं। 1 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट 7-8 सालों में होगा, 1 साल में नहीं होने वाला है, राइट। तो बेसिकली उसको अगर आप मानो कि भाई 8 साल में मानते हो, 1 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी को 8 साल में मानते हो, तो 1 साल में 12-13 हजार करोड़ की अपॉर्चुनिटी बनती है, मोटा मोटा। 12,000 करोड़ में इस कंपनी का मतलब जो मार्केट शेयर है वो इंडिया में 20% है। HPL जो इलेक्ट्रिक, जिसकी मैं HPL पावर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 20% मार्केट के हिसाब से अगर 13,000 करोड़ की मार्केट पर ईयर की बन रही है, तो आप उसका 20% निकाल सकते हो, 2,600 करोड़ का मार्केट हो गया, राइट। अभी जो ये मार्केट में मीटर बेचती है, वो बेचती है 600 करोड़ के, और 600 करोड़ का दूसरा बिजनेस है, विच इज लाइक स्विचेस एंड वायर्स और वो सब का। तो आप सीधा सीधा सिंपल भाषा में समझो कि 600 करोड़ का तो वायर और केबल का बिजनेस है और उसका बिजनेस है, प्लस अगर ये 600 करोड़ से मीटर का बिजनेस 2,600 करोड़ जाता है, राइट, तो 4 गुना हो गया। पूरा रेवेन्यू टर्म्स में 3,000 करोड़ के आसपास हो गया। 2,600 करोड़ वो, 600 करोड़ वो, अगर ऊपर नीचे भी मानो तो 3,000 करोड़। तो 1,000 करोड़ आज सेल कर रहा है, तो 3,000 करोड़ होने वाला है। अब ये स्टोरी मैंने पढ़ ली, राइट। अब मैंने छोटा सा एलोकेशन ले लिया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये हुई, गवर्नमेंट ने टेंडर निकाल दिए, ओके, फॉर और जो टेंडर आए दैट वर फॉर 10,000 करोड़। ओके, मतलब 1 लाख करोड़ का मार्केट था, वो 10,000 करोड़ के टेंडर आ गए मोटा मोटा। ओके। तो जो थीसिस थी वो सही साबित हो गई। अब जैसे ही वो सही साबित हुई, शेयर एक दिन में 10% भाग गया। जिन लोगों ने पहले से नहीं पढ़ा हुआ था, वो उन्हें पता नहीं चला कि क्या हुआ। मतलब पता चला भी होगा तो एकदम से आप उसे पढ़ोगे, समझोगे क्या है उसमें, आपको 1 हफ्ता लगेगा या थोड़ा टाइम लगेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, और इतने शेयर हैं, रोज कोई ना कोई शेयर भाग रहा है। मैंने 130 रुपीज पे शेयर खरीदा। नेक्स्ट डे वो फिर 10% बढ़ा हुआ था, नेक्स्ट डे फिर 10% बढ़ा हुआ था। मैंने 150 पे खरीदा, फिर 160 पे खरीदा, तो एवरेज बाइंग प्राइस अराउंड 150 के आसपास आ गई। एंड आई पुट बिग मनी इनटू इट। विद इन अ मंथ, मतलब उस बात को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, आज वो शेयर कल 220 का था, आज शायद 210 का है, 5% नीचे गिरा हुआ है। बट आई मेड अ डिसेंट मनी इन 1 मंथ। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक स्टोरी रिसेंटली अभी ढूंढी है, एक कंपनी है नाटको फार्मा बोल के। नाटको फार्मा कैंसर ड्रग्स बनाती है। अब मतलब ये सब जो है ना, बहुत हिडन स्टोरीज हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया और हर जगह पे वैसा बात नहीं होगा, पर आप जब खोजोगे तो आपको चीजें मिलती। तो लाइक जो इनिशिएटिव है, जो लीड है, मतलब ये स्टोरीज स्टार्ट कहाँ से होगी, हमें पता चलना। लीड कहाँ से ढूंढ सकता है? लीड के लिए देखो, आपको थोड़ा सा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। वो उसमें टाइम लगता है। एक बार आपका नेटवर्क बन गया तो देयर आर 100 पीपल हु आर डूइंग द सेम वर्क। तो कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, किसी से बात करिए, अच्छा क्या मिला, उसने बोला भाई ये देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। काफी बार वो लीड वहां से भी मिल जाती है कि शेयर अचानक से भागने लगता है। अगर मानो कि वो स्टोरी जो है 2x 3x की है और शेयर जो है अचानक से भागना शुरू हुआ, 20-30% भागा, और आपने उस बीच में पता लगा लिया कि वो क्यों भाग रहा है,
राइट, और आपने जल्दी इन्वेस्ट कर दिया और आपको ये पता था कि अच्छा ठीक है, अभी तो शुरुआत है, स्टोरी तो बहुत लंबी है, तो फिर वहां से लीड मिल जाती है। तो मैं रोज ट्रैक करता हूँ कि कौन से शेयर अपर सर्किट पे हैं, कौन से शेयर बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं उसे, कि इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रेंथ है, ओके। तो उन्हें आप स्टडी करो तो वहां से मिल जाता है। हाँ, तो आप स्टोरी कंटिन्यू कर रहे थे। राइट राइट, तो ये जो कंपनी है इसमें बाय द वे मैं इन्वेस्टेड हूँ और अभी वो चली नहीं है स्टोरी। तो ओके। ऐसा नहीं है कि स्टोरी में मैंने बहुत पैसे बनाए हैं, अभी तो इनफैक्ट 1-2% के लॉस पे चल रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे 5:1 का रिस्क रिवॉर्ड है। ओके। कि अगर जीतोगे तो 5 टाइम्स जीतोगे और हारोगे तो 1 टाइम, मतलब 50% जीतोगे तो 10% हारोगे। ओके। तो स्टोरी ये है कि कैंसर बनाने वाली कंपनी है, इस कंपनी ने कैंसर की दवाइयाँ बनाती है। ओके। तो इस कंपनी ने जेनेरिक दवाइयाँ बनाती है, तो ऐसा नहीं है कि इनोवेटर कंपनी है कि कुछ R&D करके बहुत एडवांस मेडिसिन बना रही है। ये पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो आज से 20 साल पहले पेटेंट हुए थे, पेटेंट एक्सपायर होने वाले हैं, तो उनका जेनेरिक वर्जन बनाती है। ओके। जेनेरिक मतलब उसका डुप्लीकेट यानी कॉपी। तो पेटेंट एक्सपायरी पे ही बना सकते हो, बट इसका मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये लोग क्या करते हैं कि ये जो है केस कर देते हैं, जो भी इनोवेटर होता है यानी जो दवाइयाँ बनाता है उसके ऊपर केस कर देते हैं और उसे बोलते हैं पैरा 4 फाइलिंग। पैरा 4 Okay. फाइलिंग का मतलब ये है कि ये बोल के कि इनका जो पेटेंट है वो सही नहीं है, राइट। क्योंकि काफी बार क्या होता है, ये लोग जो पुरानी दवाइयों को लेके दोबारा से दवाइयाँ बना देते हैं। तो इन शॉर्ट एक ड्रग है जो कि 1950s में यूज होता था पेन किलर की तरह, ओके। राइट। और वो ड्रग इस इनोवेटर कंपनी जो कि सेलजीन नाम की एक कंपनी है, उसने 2000 में पेटेंट करा लिया, ये पता लगा के कि ये जो ड्रग है ये कैंसर में यूज हो सकता है। तो ऑलरेडी बहुत पुराना ड्रग है, कुछ नई रिसर्च नहीं करी, सेम ड्रग को रीयूज करा, पेटेंट मिल गया उन्हें, पेटेंट ग्रांट हो गया 2010 में नाटको फार्मा ने। और ये जो ड्रग है इट वाज अ ब्लॉकबस्टर ड्रग। ब्लॉकबस्टर का मतलब इतना ब्लॉकबस्टर कि $10 बिलियन की सेल करते हैं ये पर ईयर। ओके। $10 बिलियन, दैट इज ह्यूज। 80,000 करोड़। राइट। तो उनका अपना 60-70% रेवेन्यू सिर्फ इस एक ड्रग से आता है। तो वहां पे क्या हुआ कि इस कंपनी ने जो प्राइसेस हैं वो बहुत क्रेजी बढ़ाई। एक एक टैबलेट शुरुआत करी 2000 में जब, तो एक एक टैबलेट $100 $200 की थी। आज उसे कंटिन्यूसली बढ़ाते गए क्योंकि कंपटीशन ही नहीं था। बढ़ाते गए $800 की एक पिल कर दी, एक पिल, राइट। 20 गोली का पत्ता है, एक पिल $800 की है, तो क्रेजी मनी बनाई। 2010 में नाटको ने केस कर दिया कि भैया इनका पेटेंट जो है सही नहीं है, इसको आपको जेनेरिक करना है, इसको मतलब जेनेरिक्स को अलाउ करना चाहिए। 2016 में ये लोग केस जीत गए और इन्हें अलाउ हो गया कि आप बना सकते हो इसकी कॉपी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये आई कि जो सेलजीन है उसने नाटको को बोला हमारे साथ डील कर लो। तो इस बीच में क्या हुआ कि जो इनोवेटर था यानी कि सेलजीन, उसने जो है इनके साथ डील कर ली। बोला कि आप जो है मार्केट में लॉन्च मत करो, आपको जो है मैं कोटा दे दूंगा। कोटा दे दूंगा मतलब आप जितनी मैं मेडिसिन बेचूंगा उसके 10% कोटा आपको दे दूंगा, कि 10% जो प्रॉफिट कमाऊंगा वो आपको दूंगा। आप मेडिसिन मुझे सप्लाई करोगे, मैं सेल करूंगा। लेकिन उससे क्या होगा, हमारा कंपटीशन नहीं होगा। अगर हम कॉम्पीट करेंगे तो $800 का पत्ता $300 का हो जाएगा, किसी को फायदा नहीं होगा, राइट। बोला आप जो है लॉन्च मत करो, आपको मैं कोटा देता हूँ, आप भी पैसे कमाओ, मुझे भी पैसे बनाने दो। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इस बीच में डॉक्टर रेड्डीज और 4-5 कंपनीज ने और सेम ड्रग लॉन्च करा। इनोवेटर ने सबके साथ डील कर ली, किसी को लॉन्च नहीं करने दिया, राइट। इसका बाय द वे पेंडिंग चल रहा है इसका केस यूएस में एक और, कि भैया ये एथिकल नहीं है। हाँ, मैं पूछने वाला था कि लीगल है वो कि नहीं। एथिकल नहीं है, उसका केस अलग चल रहा है। बट इन शॉर्ट 2022 में इन्हें कोटा मिल गया और वो कोटा इंक्रीजिंग कोटा है। तो पहले साल इन्हें जो है आई थिंक 7 या 8% का कोटा मिला है टोटल सेल का। दूसरे साल वो जो कोटा है वो 15% का हो जाएगा, तीसरे साल 22% का, चौथे साल आई थिंक 33% का, और 2026 में जो कोटा है वो खत्म हो जाएगा, यानी फिर आपस में कम्पीट करेंगे। और जो कोटा है वो डिवाइड होता रहेगा सारे प्लेयर्स के बीच में, और हर साल एक एक नया प्लेयर ऐड होता जाएगा। तो ऐसे वर्क करेगा। तो इन शॉर्ट इस कहानी का जो मेन मोटिव है बताने का वो ये है कि इस साल 2022 में यानी कि इन्होंने जो प्रॉफिट कमाए थे वो आई थिंक 400-500 करोड़ के प्रॉफिट कमाए थे जब, और 2022 की सितंबर में इन्होंने ये ड्रग लॉन्च किया। और एक्सपेक्टेड है पहले साल जो कोटा था वो सिर्फ 7% का था। तो लास्ट ईयर यानी 2022 से लेकर 2023 तक इन्होंने 700 करोड़ के प्रॉफिट्स कमाए हैं, राइट।
अब वो जो प्रॉफिट्स हैं वो इस साल यानी 2024 मतलब 2023-24 में, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, यानी कि मार्च 2024 तक वो प्रॉफिट्स 1200 करोड़ के होने वाले हैं, विच इज़ अ सर्टेनिटी। और अगर आप 2021-22 में देखोगे तो ये, इससे पहले देखोगे तो ये कंपनी 300-400 करोड़ के प्रॉफिट ही कमाती थी। तो ये कोई लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन एक वन ऑफ है कि अचानक से क्या होगा कि इसे एक बड़ा ट्रिगर मिल रहा है जो कि 1 साल नहीं है, वो 2 साल 3 साल तक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि वो कोटा कंटिन्यू रहेगा। और वो कंपनी जो है वो शायद 17 या 18 के पीई पे मिलती है। तो मार्केट इतनी समझदार तो है कि इसे 100 या 50-60 का पीई नहीं देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इनकम 1-2 साल के बाद खत्म होने वाली है। लेकिन एक अच्छा ट्रिगर है तो, और स्टॉक भी सस्ता है, तो जब वो प्रॉफिट्स आएंगे तो मुझे लगता है कि कंपनी की री-रेटिंग हो सकती है, इसीलिए मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट बनाया। तो कोई लंबे टाइम के लिए नहीं है, मतलब अगले 2 क्वार्टर के लिए है। 2 क्वार्टर में कहानी जो है हो जाएगी, मगर एक स्पाइक आएगी, अर्निंग स्पाइक आएगी। एग्जैक्टली। तो वो एक स्टोरी है। तो कोई एआई टूल्स वगैरह हैं जो आप यूज़ कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए आजकल? तो एआई जो है, अगर आप बोलो तो हर चीज़ को डिसरप्ट कर रहा है, तो इन्वेस्टिंग भी कुछ ऐसा नहीं है कि बचने वाला है उससे। इन्वेस्टिंग में भी उसको डिसरप्ट करने पे लगा हुआ है एआई। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि कंपनी जो है कॉन्फ्रेंस कॉल्स करती हैं हर 3 महीने पे। जब भी अर्निंग रिजल्ट आता है तो कॉन्फ्रेंस कॉल करती हैं, जिसमें आप और मैं, हम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि आप एक एज अ पर्सन, राइट, मैं एक्स नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस कॉल्स ही पढ़ सकता हूँ, राइट, कहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है मैं हर चीज़ नहीं पता लगा सकता। मतलब मुझे आइडियाज़ अगर चाहिए कॉन्फ्रेंस कॉल में कि कोई, वहाँ पे वो गाइडेंस भी देती हैं, वो बताती हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल, उससे अगले साल, राइट। तो एआई वहाँ पे उसे डिसरप्ट कर रहा है पूरी तरीके से। उसमें सेंटिमेंट एनालिसिस के टूल्स आ गए हैं, उसमें बेसिकली कॉन्फ कॉल समरी के टूल्स आ गए हैं। एक साइट है screener.in बोल के, तो आप वो अपने आप हर चीज़ को चैट जीपीटी के थ्रू इंडेक्स करके उसे रखता है, सबकी समरी निकाल के रखता है। तो अगर मानो कि 20 पन्नों की वो है, 2-2 घंटे तक चलती हैं ये कॉन्फ्रेंस कॉल्स, 1.5 घंटा 2 घंटा, उसको छोटा सा करके एक पन्ने में बता देता है क्या बात हुई, राइट। वो एक प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट है। उसके अलावा एक जो है, मैंने रिसेंटली एक डिस्कवर करा है, finchat.io बोल के एक वेबसाइट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो finchat.io आपको अलाउ करता है कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। वो सारा का सारा मार्केट का डेटा, इंक्लूडिंग कॉन्फ्रेंस कॉल, एनुअल रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, नेट से कुछ डेटा निकाल के उसे इंडेक्स करके रखता है। तो फाइनेंस का चैट जीपीटी। और आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि फॉर एग्जांपल मुझे ऐसी कंपनीज बताओ जो 25% की गाइडेंस दे रही हैं, या मुझे ऐसी कंपनीज बताओ जिसमें अचानक से कोई अर्निंग ट्रिगर आने वाला है। ये दोनों इंडियन और लाइक यूएस कंपनीज सब दोनों इंडियन के है, लिए? सब इंडियन है, ये सब इंडियन की बात बता रहा हूँ मैं। ओके। हाँ, मतलब और भी होंगी साइट्स जो मतलब मुझे नहीं पता है। अब फिन साइट जो है वो ग्लोबल है, वो बाहर की कंपनी है, इंडिया में भी चलती है, मेनली यूएस में चलती है, इंडिया में भी लॉन्च कर दिया है अभी, तो वो पेड है। लेकिन स्क्रीनर जो है वो फ्री है, और वो तो आपको सब कुछ फ्री में दे रहा है। तो जैसे GPT-4 में प्लगइन्स आ गए हैं, तो उसमें आप उन्हें PDF अपलोड कर सकते हो, और फिर उस PDF के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। एग्जैक्टली। बट ये जो है एक तरीके से उसका वो डेटा भी खुद कलेक्ट कर रहे हैं, एंड नॉट जस्ट इंटरनेट से भी डेटा निकाल के, न्यूज आइटम्स निकाल के, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, एनुअल रिपोर्ट, सब कुछ निकाल के वो बाय डिफॉल्ट करके दे रहे हैं आपको। तो एज ऑफ नाउ सिर्फ प्रोडक्टिविटी है। एग्जैक्टली। तो इवेंचुअली आपको लगता है कि ये जो प्राइसिंग पॉइंट्स हैं हम वो भी फाइंड कर पाएंगे एआई की मदद से? तो अभी जो है ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ उन यूजर्स के लिए हैं जो पूरे इसमें घुसे हुए हैं, राइट, विच इज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई थिंक इट्स मैटर ऑफ टाइम। धीरे धीरे आई थिंक यूएस में तो शायद ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं, राइट, एआई बेस्ड आपका रिकमेंडेशन और उसके थ्रू इन्वेस्टिंग कराना। हालांकि वो मॉडल्स अभी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जितना मैंने पढ़ा है, बट होपफुली मतलब आगे जाके उनका भी यूज कर सकते हैं। एक जिम साइमंस करके मैथमेटिशियन है, तो उनका नाम सुना होगा आपने। उनका एक फंड है रेनेसॉन्स। इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि हाँ एआई की मदद से इट कैन बी डन, वो प्राइसिंग पॉइंट वगैरह फाइंड कर सकते हो। अभी एक नॉर्मल इंसान के हाथ में नहीं आया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आई थिंक अगर आप जिम साइमंस को भी फॉलो करोगे ना, तो वो बोलते हैं कि वो सीक्रेट रखते हैं। हाँ, आज तक किसी को वो एल्गो नहीं पता जो वो यूज करते हैं। वो लाइक कुछ फैमिलीज के लिए, सिर्फ फैमिलीज के लिए करते हैं। और वो मैंने उनके काफी इंटरव्यू सुने हैं, वो बोलते हैं कि अगर उसका जो फंड्स अभी अगर आप देखो, ही इज नॉट टेकिंग एनी न्यू फंड्स,
क्योंकि वो जो उनके ये सब चीजें तभी चलती हैं अगर कुछ एज हो, कुछ एज हो, और वो एज तभी रहता है जब फंड साइज, अगर वो हर कोई वो काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक अगर मानो कि फ्राइडे मार्केट क्लोज होता है, सैटरडे संडे बंद रहता है, फ्राइडे एंड ऑफ डे क्लोज होता है, राइट, सैटरडे संडे बंद रहता है, मंडे को मार्केट खुलता है। तो जनरली क्या होता है, मंडे को 2 दिन तक अचानक सैटरडे संडे किसी ने ट्रेडिंग नहीं करी है, तो ट्रेडर्स का हाथ क्या होगा, एकदम से होगा, खुजली मचाएगी, आज कुछ खरीदता हूँ, 2 दिन हो गए, राइट। बहुत लोग, तो पहले मतलब ऐसा देखा जाता था कि मंडे मॉर्निंग यूज्ड टू बी अचानक से बम्प आता था स्टॉक प्राइसेस में, क्योंकि मॉर्निंग में आके हर कोई एकदम से खरीदता था शेयर्स, राइट। जो इंटेलिजेंट लोग थे उन्होंने फ्राइडे को खरीदना शुरू कर दिया और मंडे को बेचना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में वो एक थ्रेशोल्ड रीच हो गया कि जो भी फ्राइडे को खरीद रहे थे उनकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा हो गई कि वो अल्फा खत्म हो गया, राइट। तो ये जितने भी, और ये तो मैं एक बहुत बेसिक पैटर्न बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, और जो पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं वो वर्क करना बंद हो जाते हैं। तो आई थिंक ये भी होता है कि फाइनेंशियल ईयर से पहले उसमें भी एक पैटर्न होता है। बिल्कुल, लोगों को टैक्स फाइल करना होता है, तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हैं। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करने के लिए लोग जो भी शेयर्स लॉसेस में होते हैं उसे बेच देते हैं, ताकि हम प्रॉफिट्स को कम दिखा सकें और टैक्स कम भरना पड़े, राइट। तो हाँ, वो एक बहुत कॉमन पैटर्न है जो हमेशा मतलब वर्क करता है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पहले लास्ट वीक जनरली नेगेटिव होता है। मतलब ये चलता है अभी भी इंडिया में कि नहीं? नहीं, चलता तो है, बट आई थिंक वो धीरे धीरे अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। वही है कि हर किसी को वो पैटर्न पता है, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब वो नहीं वर्क करेगा। लोगों को पता है तो उतने ही लोग आके उन दिनों खरीदना शुरू कर देंगे, और थोड़े सालों में वो बैलेंस आउट हो जाएगा और फिर वो वर्क ही नहीं करेगा। ओके, तो अभी जो है वो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? तो अभी जो बेसिकली मेरा प्लान है वो 100 CR का है। वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो मेरा गोल है। अब देखते हैं मैं अचीव कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। लेकिन सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर लगता है कि 100 CR तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप देखो तो इट्स बेसिकली 3 साल में मुझे डबल करना है। सो 13.5 यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड, राइट। तो 13 CR को अगर मैं 3 बार डबल करूंगा तो 13 to 26, 26 to 52, 52 to 104, राइट। और 3 साल में डबल करने का मतलब होता है रूल ऑफ 72 के हिसाब से 72 डिवाइडेड बाय 3, 24% पर एनम, राइट। तो अभी तक तो होपफुली चल रहा है ऐसा। तो लाइक 24% इज ह्यूज। जो लोग 16% भी आई थिंक पर एनम अचीव कर लेते हैं, दे लाइक वो नंबर भी बहुत अच्छा है। तो अभी तक लाइक कितने सालों से आपने कंसिस्टेंटली लाइक 24% अचीव किया है? मतलब अभी तो लकीली उससे पहले अगर मैं बोलूं कि 2020 से तो मैंने किया है अचीव। तो फ्रॉम क्लोज टू लाइक 5.5 CR अभी, मतलब मैंने 2 CR तो निकाल लिया, तो ऑलरेडी मतलब अगर आप टोटल देखो तो 15 CR तक हो गया है। तो 2 CR का घर ले लिया, तो अभी ऑलमोस्ट 13 CR पे है मेरा पोर्टफोलियो। तो होपफुली मतलब आगे भी अगर, क्योंकि क्या है कि इस बीच में शुरू में तो बोल सकते हो कि यार कोविड का काफी हेल्प हो गया, आगे अगर वो नहीं होता है, लेकिन क्या है कि मुझे लगता है कि इन 3 सालों में आई मेड अ लॉट ऑफ लर्निंग। कि मैंने बेसिकली अगर आप बोलो, मैंने एल्गो ट्रेडिंग भी थोड़ा ट्राई कर लिया, मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी सीख लिया, स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, स्पेशल सिचुएशंस भी मैंने सीखा। फंडामेंटल एनालिसिस तो मैं हमेशा से करता आ रहा था, राइट। तो अभी क्या है कि मेरे पास टूल्स हैं आर्सेनल में कि मार्केट की साइकिल्स होती हैं, राइट। तो कई बार क्या होगा कि कुछ चलेगा, कई बार कुछ नहीं चलेगा, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि मार्केट एग्नोस्टिक होती है। जैसे कि स्पेशल सिचुएशन होती है, वो बिल्कुल एग्नोस्टिक होती है, वहाँ पे डीमर्जर्स हुए या फिर डीलिस्टिंग्स हुई, बायबैक्स हुए, ये सब चीजें होती हैं, राइट। तो अभी क्या है कि मैं आई कैन पिक एंड चूज। तो मुझे लगता है कि आई हैव इम्प्रूव्ड माई प्रोसेस अ लॉट, एंड देयरफॉर मुझे लगता है कि आई हैव अ गुड चांस टू डू इट। तो लाइक आफ्टर 100 CR अदर प्लान्स? सो आई टेल यू, मेरे लिए नंबर जो है वो सिर्फ एक, मतलब मेरी लाइफ जो है वो एक वीडियो गेम की तरह है। तो वो जो वीडियो गेम है, मैं बस आई एम एंजॉइंग, जैसे लोगों को वीडियो गेम खेलने में मजा आता है, राइट। उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है उन्हें, ऐसा नहीं है कि वो वीडियो गेम में जीत जाएंगे तो उनको कुछ, उनकी लाइफ बदल जाएगी। मेरे लिए वो 100 CR बस एक नंबर है, मेरी लाइफ नहीं बदलने वाली है उससे, मैं खुद भी चेंज नहीं होने वाला हूँ। तो आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस,
तो मुझे वो वीडियो गेम खेलने में मजा आ रहा है एंड आउटकम वो एक तरीके से बाय प्रोडक्ट है। तो जो भी होगा होगा, मतलब करना तो लाइफ टाइम है, वो तो क्लियर है। साथ में मतलब ये कह सकते हो कि हाँ कुछ और, मतलब जैसे कि फिलैंथ्रोफी या वो सब कुछ आगे जाके सोच सकते हैं, बट आई डोंट हैव एनी अदर प्लान्स कि कुछ और करना है। ओके, तो जो यंगस्टर्स हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो अभी आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं? फॉर एग्जांपल इवन हम इमेजिन कर सकते हैं जो अर्जुन हैं, जो आपके बेटे हैं, उसको आप क्या एडवाइस दोगे ताकि जो यंगस्टर्स हैं वो भी लाइक उस एडवाइस को फॉलो कर पाए? व्हाट ही शुड बिकम, तो क्या बनना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं चाहता हूँ मैं, ओके। राइट? तो उससे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं ये मतलब इंडिया में अगर आप देखोगे तो मैंने, मतलब नॉट इन दिस जनरेशन, अगर आप प्रीवियस जनरेशन में देखोगे तो मैं देखता हूँ बच्चों में कॉन्फिडेंस की, मतलब मैं कमी है। पर्सनली भी, मतलब जब मैं ग्रो अप हो रहा था तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी। जब मैं यूएस गया तो मेरे लीडरशिप स्किल्स बहुत ही ज्यादा बेकार थे एज कम्पेयर टू जो वहाँ के लोग थे, राइट? उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता था, लीडरशिप स्किल्स अलग होते थे। नॉट जस्ट इंडियंस, चाहे बाकी कंट्रीज के भी जो लोग थे, जापानीज हों चाहे इसराइलीज हों, तो सबके साथ, मतलब इंडियन स्पेसिफिकली अलग से पता चल जाता था कि यार ये यहाँ, मतलब नॉट एक्सपीरियंस्ड वंस जो बहुत सालों से कर रहे हैं काम, वो तो ऑब्वियसली अच्छे होते थे, मैं शुरुआत में बता रहा हूँ। तो मतलब मैं ये चाहूंगा कि, और दूसरी चीज ये है कि इंडिया में लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हालांकि अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, अभी इंप्रूव हो गई है, लोग स्टार्टअप्स वगैरह बहुत कॉमनली कर रहे हैं, बट एटलीस्ट मेरी प्रीवियस, मतलब आज से 10-15 साल पहले रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत बहुत ही कम ज्यादा है। कम थी, बहुत कम थी। तो मैं यही दो चीजें बोलूंगा कि एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि वो एक एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर बने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रिस्क अगर आप लोगे ही नहीं तो फिर ऑब्वियसली फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और लीडरशिप जो स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस है, और बाकी उसके बाद एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बोलूंगा ये बनो, आजकल एआई वजह से इतना ज्यादा डिसरप्शन हो रहा है, पता लगा मैं बोलूँ भाई ये काम करना है वो ऑटोमेट हो गया, तब तक फ्यूचर वो का किसी चीज को ही नहीं नहीं है पता। फ्यूचर। एग्जैक्टली। तो तो जो हम बस यही बोल सकते हैं कि क्या क्वालिटीज चाहते हैं। ओके, तो जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो आपको लगता है कि वो भी एक क्वालिटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस्ड हाईली फोकस्ड जो टाइम है वो आप किसी चीज़ पर लगा सकते हो जो कि एक्सट्रोवर्ट्स उतना नहीं लगा सकते? आई थिंक इंट्रोवर्ट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंट्रोवर्ट होना डेफिनेटली एक अच्छी क्वालिटी है। लेकिन अगर आप उसे मोनेटाइज करना चाहते हो, मतलब एट द एंड ऑफ द डे दैट इज एवरीथिंग हाँ, बॉइल्स कम्स टू डाउन टू कि मनी। आप उससे कमा कितना रहे हो, राइट? तो अगर आप उसे मोनेटाइज करना चाहते हो फिर ये सब जो स्किल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं कि आप लोगों से काम करा पा रहे हो, आपकी लीडरशिप स्किल अच्छी है, आपकी सेल्स की जो स्किल है वो अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, राइट? तो ये सब एग्नोस्टिक ऑफ वो है कि आप अपनी फील्ड में तो अच्छे हो ही, लेकिन अगर वो चीज़ है तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। तो आई थिंक ओके, तो इसके ऊपर दो बुक्स भी लिखी गई है, द वन थिंग बाय गेरी केलर और रेंज। तो जो रेंज बुक है वो कहती है कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए काफ़ी सारी फील्ड्स के बारे में, क्योंकि जो इनोवेशन है वो दो फील्ड्स के इंटरसेक्शन में मिलती है। और जो वन थिंग है वो कहती है कि यार एक ही फील्ड चूज़ करो और उसमें डीप चले जाओ। तो आपके अकॉर्डिंग लाइक इन दोनों थ्योरी में से अभी कौन सी वैलिड है? तो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक, मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं मेरी वाइफ जो है वो आप जो बोल रहे हो ना बहुत ज़्यादा डीप जाने वाली, वो उसका वो वन थिंग। उसकी वो क्वालिटी है। ओके। जॉब में भी अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा डीप जा जाके इश्यूज को सॉल्व करना। और ओके। मेरी पर्सनली जो क्वालिटीज़ रही हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डीप वाली वैसी नहीं रही हैं कि बहुत ज़्यादा डीप थिंकर है, वो वैसी रही हैं जो कि मैं बोलूँगा कि दूसरों से काम कराना या मतलब कंसेंसस बिल्ड करना जिसे बोलते हैं। तो अगर अभी मैं मतलब पर्सनल लाइफ से एग्जांपल लूँ तो मेरी वाइफ वो चीज़ें अब धीरे धीरे सीख रही है और अभी नाउ शी इज़ गुड एट इट एंड शी वो भी बोलती है कि यार ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं वरना जॉब में प्रमोशन नहीं हो सकता, वरना मैं कुछ भी काम करूँ फर्क क्या पड़ रहा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, राइट? या फिर मैं अगर, तो मतलब किसी भी फील्ड में मुझे लगता है कि डीप थिंकर आप हो वो तो अच्छी, वो तो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आप अपने पॉजिटिव्स पे प्ले कर सकते हो दोनों तरफ से। अगर आप डीप थिंकर उतने ज़्यादा नहीं भी हो, लेकिन अगर आप ये कि आप बहुत सब थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं स्टॉक मार्केट में हूँ तो मुझे कोई मीटर बनाना, जब मैंने मीटर की स्टोरी सुनाई, मुझे मीटर नहीं बनाना है, राइट?
बस मुझे ये समझना है और मुझे बस एक स्टोरी समझनी है, डॉट्स कनेक्ट करनी है। तो मैं एक्चुअली ऐसा थिंक करूँ कि मैं थोड़ी हर चीज को थोड़ा थोड़ा समझूंगा। जैसे मैं वो नाटको फार्मा की बात बोला, तो मुझे दवाई नहीं बनानी है, राइट? मुझे फर्क नहीं पड़ रहा क्या है बस, लेकिन अगर मुझे वो कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं डॉट्स, मैंने 10 आर्टिकल पढ़ के मैंने आपस में डॉट्स कनेक्ट कर लिए, तो मैं उससे पैसा कमा सकता हूँ। तो दोनों चीजें वर्क करती हैं, आई थिंक दोनों की अपनी वैल्यू है। ओके, तो मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो लीडर्स हैं उनमें रेंज वाली क्वालिटीज़ है कि उन्हें थोड़ा 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 बहुत फील्ड्स के बारे में पता है। वरना नॉर्मली क्या है कि बाकी जो सारे इंसान हैं वो कहीं ना कहीं मशीन का छोटा सा टुकड़ा है, बट दे आर द वंस जो पूरी मशीन को समझते हैं, और हम सबको यूज़ करके छोटे छोटे टुकड़ों को यूज़ करके वो वहाँ पे लगा देते हैं। यानी जो लीडर्स हैं वो जर्नलिस्ट हैं, और जो बाकी लोग हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, और लीडर समझते हैं कि इन सब स्पेशलिस्ट को कहाँ कहाँ पर लगाना है। एग्जैक्टली तो ये exactly. क्वालिटी आप है। इलोन मस्क को लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल और वो समझते हैं, बट मुझे पर्सनली लगता है कि वो उतना टेक्निकल नहीं नहीं है। है। वो ही नोज कि किससे क्या काम कराना है, उसमें वो स्किल बहुत अच्छी है। या कोई भी मतलब इनफैक्ट किसी भी कंपनी को ले लो, सबके लीडर्स में। तो आई थिंक इलॉन मस्क का ये मानना है कि ही इज़ द टी टाइप लर्नर। तो टी जैसे हम लिखते हैं, टी में एक हॉरिजॉन्टल बार होती है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि आपको थोड़ा 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 काफ़ी सारी फील्ड्स के बारे में पता है, और टी में जो वर्टिकल बार है दैट इज़ कि आप डीप जा रहे हो। तो टी शेप जो लर्निंग होगी कि थोड़ा थोड़ा आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता है, और जो वर्टिकल बार है यानी आपको एक दो फील्ड के बारे में बहुत डीप पता है। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो यही बेस्ट है। इन्वेस्टर्स के लिए भी आपको लगता है यही बेस्ट है? इन्वेस्टमेंट के लिए तो सिर्फ वही है। वही है। मतलब एक्चुअली दोनों हैं। कुछ लोग हैं जो डीप जाके कमाते हैं, उनको क्या है, जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, वो बेसिकली जैसे आईटी में है, राइट? तो वो और किसी में पैसे ही नहीं लगाता, वो सिर्फ आईटी में, स्टार्टअप्स में और उसमें लगाता है। और वो इतना ज़्यादा अंदर तक घुस जाता है कि एंड ही हैज़ द वो पेशेंस रख सकता है, क्योंकि वो उसमें नॉलेज इतनी ज़्यादा है चीज़ों की। वो बोल रहा है आज नहीं चलेगा, 2 साल बाद चलेगा, लेकिन जब ये चलेगा ये छप्पड़ फाड़ के देगा, राइट? वो सिर्फ वो जो हिम्मत है, वो जो कन्विक्शन है, जज्बा, वो सिर्फ तभी आ सकता है जब आप उस डीप लेवल पे बात कर रहे हो। वही मैं पर्सनली, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आईटी में भी घुस जाऊंगा, मैं फार्मा में भी चला जाऊंगा, मैं कहीं, मुझे जहां अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और मेरे को बहुत लंबा टाइम, ऐसे 10 साल 20 साल नहीं बैठना है। मैं उतना कन्विक्शन, मेरे को ये है कि कहाँ पे आज टेलविंड दिख रही है, अगले 1-2 साल की विजिबिलिटी है, तो मैं कभी मीटर में घुस जाऊंगा, कभी कहीं और घुस जाऊंगा। तो मैं पर्सनली थोड़ा, हाँ, तो मैं ये पूछने भी वाला था कि जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में ऑपरेट कर रहे हो, जबकि जो बीटेक है वो आपने कंप्यूटर साइंस में करी है, तो ये जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है उसका क्या नहीं क्या नहीं, होता आई है? थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉम लेकिन द सर्कल ऑफ इट इज़ कॉम्पिटेंस, ऑल आई गेस। कोचेबल। ऐसा ओके। कुछ भी मतलब इन शॉर्ट जितना मुझे समझ में आया कि आपको उस लेवल की डीप थिंकिंग चाहिए ही नहीं। ओके। मतलब पैसा बनाने के लिए आपको आपको थोड़ी ना मीटर बनाने हैं, आपको तो बस इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, राइट? और वो प्राइमरली इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, वो प्राइमरली फाइनेंशियल्स या उसके बिजनेस मैट्रिक्स पे लेना होता है, बजाय उसकी टेक्निकल डिटेल्स पे, राइट? तो आपको एक हाई लेवल आइडिया होना चाहिए कि यार कोई फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा आपको ये नहीं चाहिए कि आपको आपको बिजनेस नहीं चलाना है, राइट? और वो धीरे धीरे आपको, कोई चीज अगर आप पढ़ना शुरू करोगे 10 दिन में, 15 दिन में, आपको अगर आप पढ़ते रहो 10-15 दिन में आपको इतनी नॉलेज तो हो जाएगी कि आप ये डिसाइड कर पाओ कि सेक्टर में क्या चल रहा है, क्योंकि आप 5 कंपनियों के बारे में पढ़ोगे, राइट? पहली मीटर बनाने वाली कंपनी भी वही कह रही है, दूसरी भी वही कह रही है, तीसरी भी वही कह रही है, अच्छा न्यूज में भी यही आ रहा है, राइट? गवर्नमेंट की 1-2 पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़ ली, अच्छा गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आ रही है, राइट? तो एक वो डॉट्स कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा क्या हो रहा है। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ हार्ड वर्क रादर देन कि ऐसा कुछ कि नया बंदा कर ही नहीं सकता। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी चाहिए कि आप डिग कर पाओ चीजें। इन्वेस्टमेंट अगर इस तरीके से देखें तो इट इज़ ऑल्सो फुल टाइम जॉब। इट डिपेंड्स। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग में घुस रहे हो, देन इट इज देन इट इज नॉट देन इट इज एल्गो, नॉट। देन इट ओके। इज नॉट, क्योंकि एल्गो आप एक बार बना दोगे, आपको शुरू में पता लगाना पड़ेगा कि क्या पैरामीटर्स मुझे रखने हैं। आपने उसे बैक टेस्ट कर लिया कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और फिर आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कंपनी ए चूज कर रहा है या कंपनी बी चूज कर रहा है, कहाँ पे क्या स्टोरी चल रही है। द तो फिर वो एल्गो डिसाइड कर रही है कि क्या खरीदा जाएगा, क्या बेचा जाएगा। और जो हमने टेस्टिंग करी है वो तो पुराने वाले डेटा पे करी है, तो नए वाले डेटा पे उसको बार बार एल्गो को ट्वीक नहीं करना पड़ेगा?
बिल्कुल करोगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन फुल टाइम जॉब की तरह आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, ओके। क्योंकि ये सब चीज़ें सालों में चेंज होती हैं, ये रोज रोज नहीं चेंज, मतलब डिपेंड कर रहा है कैसी एल्गो है। आ, वहीं अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो आपको हर कंपनी के बारे में पढ़ना है, तो हर कंपनी के बारे में पढ़ना है तो सबके बिजनेस मॉडल समझने हैं, तो वो एक तरीके से थोड़ी कम्बरसम जॉब टाइप की हो गई, आपको फुल टाइम मेहनत करनी पड़ेगी और हमेशा करनी पड़ेगी नया नया कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बोलूँगा फंडामेंटल एनालिसिस में मत घुसो। तो कई लोगों की थ्योरी है कि जो इन्वेस्टमेंट है इट इज़ लाइक 98% थिंकिंग और 2% इज एक्शन, जबकि ऑन्टरप्रेन्योरशिप है इट इज़ लाइक 98% एक्शन और 2% थिंकिंग। लेकिन अगर हम रीडिंग को भी एक्शन में कंसिडर करते हैं तो अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी आर टेकिंग दैट इज सेम इन बोथ द केसेस। अमाउंट ऑफ टाइम डेफिनेटली आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो इसमें, रीडिंग में और हर चीज़ में, स्कटल बट करने में, पता लगाने में कहाँ पे क्या चल रहा है। आ, और 98% ऑफ योर मेहनत जो है वो वेस्ट जाने वाली है। क्योंकि वेस्ट मतलब ऐसे वेस्ट नहीं जाएगी, वो फ्यूचर में कभी काम आएगी। आप नई चीज़ें सीखोगे लेकिन आप उस पर कोई डिसीजन नहीं लोगे, तो एक अच्छा इन्वेस्टर की क्वालिटी वो है कि वो डिसीजन ना ले, बजाय वो हर चीज़ पे डिसीजन ले। तो वो मैं बोलूँगा कि मेजरली रिटर्न्स के टर्म में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर देता है, कि एक तो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, कि आप उसको, आपको कितना कॉन्फिडेंस है, आप बैठ पा रहे हो चीज़ों पे कि नहीं बैठ पा रहे हो, और दूसरा कि आप डिसीजन कितना जल्दी लेते हो। मतलब कुछ लोग होते हैं वो हर चीज़ में हाँ बोलने की कोशिश करेंगे, राइट, जैसे डार्विन्स थ्योरी, एसेंशियली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। तो आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से चलना है, 5,000 में से वो 10-15 ही रखनी है, क्योंकि वही जो है सस्टेन कर पाएंगी। तो जहाँ तक फंडामेंटल एनालिसिस की बात है आई थिंक आप दोनों ही करो फिर, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। तो यू आर नॉट अगेंस्ट टेक्निकल एनालिसिस? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगेंस्ट तो होना ही नहीं है। अभी क्या, टेक्निकल वाले तो हमारे फ्रेंड्स हैं। ओके। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखो कि जब आप खरीदते हो कोई भी शेयर, राइट, तो मैं बोलूँगा कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये बताता है कि किसी चीज़ की वैल्यू क्या है। आज 100 है, ये 300 तक जा सकती है या 200 तक जा सकती है, लेकिन वो कब जाएगी, राइट, वो टेक्निकल बताता है। वो टेक्निकल बताता है। तो इट्स, थिंक ऑफ इट लाइक अ ट्रेन। ट्रेन में क्या है, चार्ट बन जाता है, ये पैसेंजर जाने वाले हैं, ट्रेन दिल्ली से लेकर के बैंगलोर तक जाने वाली है, राइट। लेकिन काफी बार क्या होता है कि ट्रेन लेट हो जाती है, 8 घंटे लेट हो गई, 10 घंटे लेट हो गई, राइट। तो ट्रेन बोर्ड कब करनी है, राइट, वो टेक्निकल एनालिसिस बताता है। वो काफी बार क्या होगा कि आप फंडामेंटल एनालिसिस लेके चीज में चढ़ जाओगे और 2-2 साल 3-3 साल तक आप वेट करोगे, लेकिन वो शेयर भागेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका टाइम नहीं आया। और वो टाइम कब आया है, वो टेक्निकल, वो बेसिकली वो डिसाइड करेगा जब, एसेंशियली सिंपल भाषा में, जब मासेस उसमें इंटरेस्टेड होंगे, शेयर तब भागेगा, क्योंकि इट्स अ फैक्टर ऑफ लिक्विडिटी, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस लिक्विडिटी का एनालिसिस है कि कहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, कहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है, लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा चेंज हो रहा है, कब लोगों ने खरीदा है, कब बेचा है पहले हिस्टोरिकली, वो पता लगाने के लिए। ओके। तो अभी जो आपकी एनालिसिस है उसमें दोनों इक्वल हैं, लाइक फंडामेंटल इज 50 एंड टेक्निकल इज ऑल्सो 50%? नहीं, 50-50 तो नहीं है। मतलब मैं 90% वेट तो फंडामेंटल को ही देता हूँ, उसके बाद सेकंड स्टेप पे टेक्निकल को देता हूँ। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये बता देगी कि एटलीस्ट कंपनी डूबेगी नहीं, तो नॉट जस्ट डूबेगी या नहीं, लेट हो कंपनी जाएगी। के पास कुछ ट्रिगर्स होने, मतलब मैं पर्सनली थोड़ा ट्रिगर बेस्ड हूँ, मतलब कि कंपनी के पास कोई ग्रोथ का ट्रिगर है, फ्यूचर में ग्रोथ का ट्रिगर दिख रहा है। ओके। मे बी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, मे बी कंपनी ने, अच्छा जैसे बहुत सिंपल सी भाषा में एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक प्लांट है, ठीक है, मैं आज 100 रुपए का बिजनेस करता हूँ, मेरे को 200 का बिजनेस करना है, राइट। मैंने प्लांट लगाया, फंडामेंटल एनालिसिस ये बोलेगा कि यार इसने प्लांट लगाया है, ये जो है अब 200 की सेल करेगा, राइट, इस शेयर को खरीद लो। लेकिन एक्चुअली में उस बीच में क्या होगा कि जब वो प्लांट लगा रहा होगा तो उस प्लांट लगने में 2 से 3 साल लगेंगे, उसे एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा, ये वो, उस बीच में प्रॉफिट्स डिप करेंगे, क्योंकि उसके जो डेप्रिसिएशन बोलते हैं, राइट, मशीनरी खरीदेगा, डेप्रिशिएट होना तो शुरू हो गई आज से, प्लांट तो चालू ही नहीं हुआ, राइट। प्लांट चालू हो गया तो फिर उसके बाद कंपटीशन भी है, धीरे धीरे ही रैंप अप हो पाएगा, एकदम से अचानक से पूरा 100% कैपेसिटी पे तो चला नहीं जाएगा, राइट। तो फंडामेंटल एनालिसिस से आप ये पता लगा सकते हो कि अच्छा आज से 4 साल बाद मे बी इसके प्रॉफिट्स डबल हो जाए, मे बी, पक्का नहीं कह सकते हो,
लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से आप ये पता लगा सकते हो कि मे बी 2 साल तक शेयर ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरे, हम्म राइट। और फिर उसके बाद अगर आपको स्टोरी तो पता है, लेकिन स्टोरी जब पास आने वाली होगी तो अचानक से लोग उसमें इंटरेस्टेड होना शुरू हो जाएंगे, हम्म राइट। तो आपको उसको शुरू से लेके क्यों बैठना है, राइट। आप उसमें तब एंटर करिए जब वो जो स्टोरी है वो डिस्कवर होना शुरू हो रही है, ओके एसेंशियली, राइट, या उसके उसके प्रॉफिट्स में आना शुरू हो रही है, राइट। और फिर वो चार्ट पैटर्न्स में दिखने लगेगा। तो चार्ट, वो लोग क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वाले चार्ट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं जिसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। लेकिन अगर वो स्टोरी आपको पता है तो आप ज़्यादा कन्विक्शन से वो चीज़ होल्ड कर पाओगे। और प्लस आप चार्ट पैटर्न से और ऑप्टिमाइज करो कि आपको कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो कैपिटल है यानी पैसे हैं तब तक फिर वो हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, तो अभी आप दिखा सकते हो कि जो पोर्टफोलियो है वो किस तरीके से दिख रहा है आपका? तो बेसिकली मैं एक ये गूगल शीट है जो मैं बना के रखता हूँ, ओके जिसमें जो भी मेरे एसेट्स हैं उनका डिटेल रहता है, और ये डायनेमिकली अपडेट होता रहता है डिपेंडिंग ऑन किस शेयर का क्या प्राइस चल रहा है हर रोज। ओके तो अभी आप देख सकते हो टोटल 13.03 CR दिख रहा है। ओके इसमें से ऑलमोस्ट 9.97 CR स्टॉक्स में है और 3 CR जो है वो बेसिकली एफडीज और डेट में है बेसिकली। जो लिक्विड है। या तो ये है मेरा एसेंशियली ओवरऑल एलोकेशन। 3 पोर्टफोलियो में मैं मेंटेन करता हूँ, अपनी मदर का, वाइफ का और अपना पोर्टफोलियो में। ओके, तो यूएस स्टॉक्स में भी लाइक 43% आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। यस यस। तो यूएस में प्राइमरली जो अमेजोन और गूगल के ही स्टॉक्स हैं ओके वो जो रेशियो है वो और ज़्यादा था। ओके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में वो धीरे धीरे इंडिया का वो बढ़ा रहा हूँ और इसका कम कर रहा हूँ। बट अभी जो है क्या है कि मैं, क्योंकि वो स्टॉक्स भी मुझे उनका प्रोस्पेक्ट भी अगले 1-2 साल अच्छा लग रहा है तो उनको मैं अभी नहीं बेच रहा हूँ। होपफुली 1-2 साल में आपको ये बिल्कुल उल्टा दिखेगा, ये शायद मे बी 90-10 दिखे, या इंडिया में 90 और बाहर 10, ऐसा कुछ। ओके ओके, तो अभी कोई एआई स्टॉक्स वगैरह भी है जिसमें आप इन्वेस्टेड हो? नहीं, कोई एआई स्टॉक नहीं है। ओके जनरली हॉट स्टॉक्स में मैं नहीं इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब मैं जो इन्वेस्टिंग करता हूँ ओके प्राइमरीली ऐसे स्टॉक्स में करता हूँ जो वेल डिस्कवर्ड ना हो, हम्म जो कि थोड़े हिडन टाइप के हों, और फिर जब मैं बताऊँ स्टोरी तो फिर उसके बाद हर किसी को इंटरेस्ट आए। तो सॉर्ट ऑफ ब्रैगिंग भी है कि ये वो बोले किक है बिल्कुल कि बिल्कुल। हाँ आप तो ब्रैग एक्चुअली कर वो लो। जो मैं बोल रहा था कि मुझे प्रोसेस में मजा आता है, वो दैट इसीलिए मजा आता है क्योंकि क्योंकि फिर मैं ब्रैग कर सकता हूँ कि देखो मैंने तब बताया था। तो आई थिंक यही रीज़न है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग इंडेक्स फंड में भी ज़्यादातर इन्वेस्टेड नहीं रहते, खास करके जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो ब्रैग नहीं कर पाते। वो ये नहीं बता पाते कि यार मेरे पास ये क्वालिटी थी, वो मैंने तेको बताया था ना, वो इतना हिट कर गया नंबर एंड सो ऑन। तो हाँ, ये मतलब वो एक बहुत, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा किक देता है। मतलब वो हर किसी का स्टाइल नहीं है। कुछ लोगों का स्टाइल होता है कि अच्छी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना है, गुड क्वालिटी स्टॉक्स चाहिए, और थोड़ा सा रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन रिस्क कम चाहिए, वॉलेटिलिटी कम चाहिए। इनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, हमेशा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि डिस्कवरी कम है तो जनरली थोड़े छोटे स्टॉक्स रहेंगे। 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप होगी। ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी मतलब 10-20% ऊपर नीचे चला जाएगा आराम से कभी भी। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग लाइक लाइफ पार्टनर का क्या रोल है, यानी कुछ भी लाइफ में अचीव करना है तो हाउ इम्पोर्टेंट इज लाइफ पार्टनर? आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा, थैंक यू। आई थिंक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। और राइट लाइफ पार्टनर जो है अगर है तो आपका कोई भी जर्नी में आपको ऑब्वियसली एक्सेलरेट कर सकता है। तो पर्सनली मेरे केस में मतलब क्योंकि वो वर्किंग थी, दैट इज ऑब्वियसली द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, उसकी वजह से एक ऑब्वियसली सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया। उसके अलावा एक थॉट प्रोसेस भी आपका अलाइन होना चाहिए, राइट। अगर मैं बोलूँ कि नहीं यार मुझे सेविंग करनी है, मुझे जॉब छोड़नी है, वाइफ बोले कि यार मुझे तो दुनिया घूमनी है, राइट, मेरे को तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे तो यूएस जाना है, मुझे तो हर जगह घूमनी है, अच्छी सैलरी कमाते हैं हम वो सब क्यों ना करें, राइट। तो फिर आपको कहीं ना कहीं गिव अप कर देना चाहिए। मतलब मैं पर्सनली बोलूँगा कि या फिर एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना चाहिए, क्योंकि वरना क्या होगा कि आपका रिलेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। ओके आप कंजूस होगे और मतलब दोनों ऑपोजिट नेचर के होगे, राइट।
तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप सेम उसमें थॉट प्रोसेस है, दोनों लोग बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हो, या आपका दोनों का कुछ ना कुछ इस तरीके का फ्यूचर प्लान है, तो आप दोनों सेम गोल की तरफ चलोगे तो ऑब्वियसली डबल स्पीड से चलोगे। तो आई थिंक अगर जब आप यूएस में भी होंगे तो वहाँ पर तो ऐसा है कि यार शो ऑफ करो, ज़्यादा लाइफ जियो, तो वो भी आई थिंक हेल्प किया होगा पार्टनर ने। एग्जैक्टली वहाँ पे घूमना फिरना का इतना ज़्यादा कल्चर था कि अ, अभी तो मैं कहूँगा कि सारे ही बड़े शहरों में एक्चुअली ऐसा ही हो गया है, लेकिन वहाँ पे जाके जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। लोग हर वीकेंड पे जो है ट्रिप्स मारते थे कि फ्लाइट लेके या कार लेके 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा दूर, ऑलमोस्ट मतलब साल में 52 ट्रिप्स मार देते थे। हाइकिंग का इतना ज़्यादा क्रेज था, लोग रोज अपडेट करते थे फेसबुक पे कि आज हमने ये माउंटेन हाइक करा, आज हमने ये माउंटेन हाइक करा। और वो ऐसा नहीं है कि घर के बाहर था, हर चीज के लिए 3-3 4-4 घंटे दूर जाना पड़ता था। ऑब्वियसली आप जाओगे तो बाहर खाओगे, उसके गैजेट्स भी खरीदोगे, कपड़े भी खरीदोगे, और खर्चा करना मतलब हर चीज, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, नथिंग इज फ्री। और अगर आपके कोई और ही जैसे घूमने के शौक हैं कि भैया हमें पेरिस घूमना है, लंदन घूमना है, लोग लोग बहुत बहुत खर्च करते हैं वहाँ पे। तो अगर वैसा लाइफस्टाइल जीना है तो मैं बोलूंगा कि वो भी एक चीज है, एंजॉय करो लाइफ को, लेकिन फिर ये मत एक्सपेक्ट करो कि वेल्थ फिर हम ज़्यादा। जॉब छोड़ पाएंगे, क्योंकि वो फिर मतलब दोनों वैसी चीजें हैं, वो आप छोड़ नहीं पाओगे। ओके, तो उस वक्त जो आपके फ्रेंड्स थे और वो अब आपको देखते हैं, तो उनका क्या माइंडसेट है? लाइक दे वांट टू इंक्लाइन टुवर्ड्स योर फिलॉसफी और लाइक इज इट डिफरेंट? आई थिंक एक एस्पेक्ट है जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहूंगा कि लोग जॉब छोड़ते हैं तो एक बेसिकली होता क्या है कि आप जो आपका पूरा सोशल सर्कल होगा, राइट, वो अगर आप बोलो कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ और अब मैं जॉब नहीं करूंगा, राइट, तो कहने को तो ब्रैग हो गया कि भैया हमने जॉब छोड़ दिया, लेकिन शुरू में मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि 1-2 साल मुझे लगा कि यार गलत मेरा तो किया। कोई फ्रेंड ही नहीं है, राइट, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके पास कोई टॉपिक नहीं होगा बात करने के लिए, राइट, उनकी लाइफ अलग ट्रेजेक्टरी पे जा रही है, आपकी लाइफ एकदम अलग ट्रेजेक्टरी पे हो गई, राइट। स्पेशली अगर आप किसी छोटे टाउन में हो, मतलब अगर आप बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली में हो तो फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहां पे आपको अपने सेम थॉट के लोग मिल जाएंगे, राइट। बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब में भी होंगे, लेकिन दे विल बी वेल टू डू एंड वो समझेंगे कि आपने क्या किया है और क्यों किया है। किसी छोटे शहर में हो, बरेली जैसे शहर में, मेरा सोशल सर्कल खत्म हो गया, वहां पे सब बिजनेस क्लास लोग हैं, क्योंकि जो भी लोग एक्चुअली में एम्बिशियस हैं, राइट, वो बरेली में नहीं है, वो सब मूव कर बड़े चुके हैं। हैं, वो बाहर मूव हो चुके हैं, राइट। मैं किसी के साथ कुछ बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास कुछ जो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, राइट। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बड़े शहरों में वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे जब मैं बात करता हूँ तो मतलब ऐसा रहता है, अरे भाई तुम तो अलग लेवल पे हो, तुम तो ये, तुम तो वो। लेकिन अभी क्या है कि नए फ्रेंड्स बन गए हैं, पूरा नेटवर्क बन गया है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करने वाले लोगों का, तो आई थिंक अभी तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब अब लग रहा होगा कि सारे के सारे वैसे ही हैं। सारे वैसे ही हैं, क्योंकि एक तो मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह शुरू करा, तो उससे जो बहुत सारे लोग ऐसे मिल गए जो 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 इस जर्नी को ऑलरेडी ले चुके हैं। यूट्यूब आई थिंक जो नेटवर्किंग है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मतलब ट्विटर हो या यूट्यूब हो या कोई भी मतलब इस तरीके का, If you'll stay Same active. field. So हाँ, reason for doing YouTube, आप YouTube में भी आपका वीडियोस डाल रहे हैं तो हाँ, एक्चुअली मैं इसलिए कम वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं ROI के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि Okay. अभी के लिए उसमें ज़्यादा मेरा है। कोई प्लान नहीं है। मतलब एक्चुअली अगर आप बेसिक मैथ्स करो कि आप 12 CR के पोर्टफोलियो पे या 13 CR के पोर्टफोलियो पे आप 15-20% भी अगर कमाते हो, और यूट्यूब में अगर आप उतना इनकम कमाने के लिए जो मेहनत चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्चुअली मैंने शुरू में सोचा था कि फ्यूचर में कभी करूँगा, तो उसके लिए मैंने शुरू किया था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगा कि यार ये एक अपना अलग ही दुनिया है, इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि बस मैं कर रहा हूँ और हो जाएगा, उसके लिए मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे वीडियो की एडिटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे अपना नेटवर्क, कहने का मतलब है कि अपने जो एंगेज रखना पड़ेगा अपनी कम्युनिटी को। ऐसा नहीं कर सकता कि बस लोग पूछ रहे हैं मैं उन्हें जवाब नहीं दे रहा हूँ, और राइट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो वो मैं कर नहीं पा रहा था, क्योंकि जब मैं वहां पे टाइम बहुत ज्यादा दे रहा था तो मुझे अंदर से गिल्ट आ रहा था कि भाई मैं
जो मेरा काम है मैं वो ही नहीं कर रहा हूँ। हम्म तो प्राइमरली वो रीज़न है, उसकी वजह से मैंने थोड़ा कम कर दिया है, बट अभी मैं सोच रहा हूँ वापस शुरू करूँगा हम्म विद नॉट स्पेंडिंग एनी टाइम ऑन एडिटिंग। मैं बस जैसे आपसे बात कर रहा हूँ बना के डाल दूंगा, जो फोकस्ड लोग हैं उनको जिनको इंटरेस्ट में आएगा वो दे कैन गो देखेंगे, थ्रू नहीं इट, आएगा तो नहीं देखेंगे। बट इट कैन बी अलाइन, जैसे कि आप मुझसे बात कर रहे हो तो उस तरीके से। Some of my friends have done who are doing much better than me हम्म using YouTube as हाँ, a, बिकॉज वो दे हैव द मुझसे कैपिटल। बहुत आगे निकल गए। हम्म एक चैनल है SOIC बोल के, हाँ स्कूल ऑफ यस इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग, सो ही इज माय, हमने सेम टाइम पे शुरू किया था, ओके तो बात होता है उससे कभी कभार। हम्म उसकी कम्युनिटी बनाई है उसने, 20,000 मेंबर्स की कम्युनिटी है। हम्म ही चार्जेस 10,000 रुपीज है पर एनम, सो दैट इज राइट? सो यू कैन डू द मैथ। वो ही हैज अ टीम, उसने 15-20 लोगों को एम्प्लॉय करा हुआ है, ही डिड इट एज अ बिजनेस, राइट? तो और वो भी इन्वेस्टिंग में काफी अच्छा है, तो वो कर रहा है साथ में, बट उसने वो ऐसा बिजनेस अप्रोच लिया, उसने साथ में जो है पूरी टीम बनाई, उसने बिजनेस को मैनेज भी किया और साथ साथ इन्वेस्टिंग भी, अपना लिए टाइम भी निकाला। तो वही बात है कि आप लाइफ में क्या चाहते हो। तो वो कैपिटल भी है, आई थिंक यू कैन इन्वेस्ट द सेम कैपिटल इन इन्वेस्टिंग। एग्जैक्टली तो मतलब उसको वो जो स्केल कर सकता है अभी भी, वो मतलब मुझे करने में आई थिंक मैं तो काफी ज्यादा साल लगेंगे। ओके, तो अगर इसे हम समराइज करें तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, नॉट टिप्स बट लाइक बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से, लोगों को क्या करना चाहिए? आई थिंक मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मुझे लगता है, टिप इन द सेंस स्टॉक टिप नहीं है लेकिन वैसा टिप है, ओके, कि आपको अपना जो टेम्परामेंट है दैट इज वो पता इम्पोर्टेंट। होना चाहिए। आई थिंक ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, क्योंकि बफेट इतने ज्यादा फेमस है ना, वॉरेन बफेट की, हर कोई वॉरेन बफे को फॉलो करता है, लेकिन वॉरेन बफे का जो टेम्परामेंट है और किसी और इंसान का जो टेम्परामेंट है, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है, राइट? वो अपने पोर्टफोलियो में कोई शेयर 50% भी गिरा हुआ पाएंगे तो उनको इतना कन्विक्शन रहेगा कि नहीं अच्छा ठीक है, मैंने इतनी साइकिल्स देखी है मार्केट की, राइट? पिछले 80 सालों से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और वो बढ़ेगा ही उसको बढ़ेगा। झेल जाएंगे। लेकिन एज एन इन्वेस्टर हम 10-20% के लॉस को भी डर जाते हैं और हम बेच देते हैं। मैं इसका मतलब ये कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि हमें लॉस पे बैठे रहना चाहिए, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हमें टेम्परामेंट पता होना चाहिए। और मैंने पर्सनली देखा है कि अगर आप किसी भी एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में अच्छे हो, मोमेंटम इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा चलता है। अगर आप मोमेंटम को फॉलो करो सिर्फ कि भैया क्या चल रहा है, आप टेक्निकल एनालिसिस करके भी कर सकते हो, वो भी अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो आप उसमें बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो, आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, आप स्पेशल सिचुएशन भी कर सकते हो। तो इट इज लाइक डॉक्टरी, राइट? कि भैया आप 10 तरीके के डॉक्टर्स बन सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और वही करो। लोग जब बहुत ज्यादा, या फिर आप बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स ले लो और आप मतलब आपको पता हो कि किस स्टाइल में क्या है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है लोग मिस करते हैं। काफी बार क्या होगा कि आपकी ट्रेडर की मेंटालिटी है, आप इन्वेस्टिंग कर दोगे, फिर आप 5% लॉस में बेचोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि यार मैं लॉस में आ गया, या फिर काफी बार आप बैठे रहोगे लॉस में कि, और एक ट्रेडर कर रहे हो ट्रेडिंग, लेकिन जो शेयर लॉस में आ गया आप उसे बेचोगे नहीं, ये सोच के कि ये तो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा, तो पहले तो मिक्स कर देते हैं लोग, वो फिर गड़बड़ हो जाता है, राइट। और जो लोग लाइक फुल टाइम नहीं दे सकते इन्वेस्टिंग के लिए, सिर्फ 1 या 2 घंटे रोज के निकाल सकते हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा कि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। लोग पहले जो चीज चलने, मतलब अगर आप इन्वेस्टर्स जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, पिछले 25-30 साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू सुनोगे तो पहले लोग पी रेशियो से शेयर ढूंढ लेते थे कि सस्ता पी रेशियो है, वो सब चलना अब नहीं चलता है। अभी अर्निंग का ट्रिगर बाद में आता है, शेयर पहले भाग जाता है, ठीक है? तो लोग बहुत ज्यादा आगे आगे तक पढ़ के, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है और लोग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। बट कैन दे मूव द मार्केट, यानी जो परसेंटेज है लोगों की, दे कैन मूव द मार्केट, दे कैन मूव द मार्केट, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। जो लोग, ऐसे लोग बहुत हैं जिनके पास पैसा भी है और एक्सपर्टीज भी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, मतलब वैसे भी है कि उनके पास पूरी टीम है जो रिसर्च कर रही है एंड एवरीथिंग, राइट? तो हर तरीके के, तो मार्केट कॉम्पिटिटिव है। मैं बोलूंगा अगर आपके पास कम टाइम है तो आप बेसिकली अपना टाइम होराइजन बड़ा कर लो। टाइम होराइजन बड़ा कर लो और ऐसी जगह पे जाओ जहां पे आपकी लॉन्ग टर्म टेलविंड्स हैं
कि अगर आप ये बोलो, जैसे मैं पर्सनली बोलूँ, मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, तो मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू रखता हूँ, मतलब शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि 2 साल, दो ओके। साल 1.5 साल टाइप्स का व्यू रखता हूँ। ओके। मैं जनरली ट्रिगर के बेसिस पे रहता हूँ कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पीछे से हेल्प मिल रही है, 2 साल में कहानी खत्म, नेक्स्ट, राइट। ओके। या काफ़ी बार तो क्या होगा, मैं 2 साल का व्यू लेके चलूंगा, 6 साल में ही रिटर्न आ गए, छोड़ो खत्म, राइट। अगर आपके पास उतना ज़्यादा नहीं है टाइम ये सब करने, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा टोस पे रहना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, राइट। वहीं थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म व्यू रखोगे, अच्छी कंपनीज में रखोगे, अच्छी कंपनीज एट डिसेंट वैल्यूएशंस, मार्केट साइकिल्स का फायदा उठाओगे कि जब मार्केट डिप हो रहा है, और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। वो मैं तो हर किसी को बोलूंगा कि वो तो इर्रिस्पेक्टिव करो, आप चाहे खुद से कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। मतलब जो पार्ट टाइम कर रहे हैं आपके ओपिनियन में, वो या तो इंडेक्स फंड में ही आए या फिर कम से कम 10 साल का जो हॉरिजन है वो रखें। स्पेशल सिचुएशन या फिर कोई सिक्लिकल कंपनी है ये सब में बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि आपको रोज की अनाउंसमेंट्स देखनी पड़ती हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किसकी क्या अनाउंसमेंट आई, सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। राइट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? आई थिंक काफ़ी लोग जो है वो ये सोचते हैं, मतलब फाइनली मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लोग रिटायरमेंट की तरह समझते हैं इसको, कि हम, मतलब एक मन में थॉट होता है यार, हम काफ़ी लोग क्या होता है जॉब से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम तो जॉब से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, हमें जीवन में शांति चाहिए, राइट, गोवा में बैठना है गोवा में घर खरीदेंगे, मजे करेंगे, राइट। वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है, मैं पर्सनली बताता हूँ, आपको लग रहा है आप 1 महीने में बोर हो जाओगे, बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, फिर आप कहोगे मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि जॉब आपके लिए सिर्फ एक जॉब नहीं है, वो आपकी सोशल आइडेंटिटी भी है, राइट। आप किसी को क्या बताओगे, आप कल किसी से बात, मतलब मैं कोई पीयर प्रेशर नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग जॉब छोड़ते हैं और उनकी सोशल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, और फिर वो डिप्रेशन टाइप की उसमें आते हैं, एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वॉइड क्रिएट हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, राइट। तो वैसा मत करो, मैं बोलूँगा कि इसलिए जॉब मत छोड़ो कि मैं जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, राइट। हमेशा जॉब इसलिए छोड़ो कि ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहा है, या मैं इसके लिए पैशनेट हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, राइट। और अब मे बी आपका कोई और पैशन ही ना हो, तो मैं बोलूँगा कि दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, पैशन बन जाते हैं, आप जो काम में अच्छे होते हो आपको वही पैशन हो जाता है, राइट। आप पैरेलली कुछ और शुरू करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ सालों में आप एक्सपर्ट हो जाओगे उसके, और फिर आपको जब एक समझ में आने लगे कि हाँ मैं अब यहाँ से कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, तो स्विच कर लो, राइट, थोड़ा सा रिस्क लेके। लेकिन कभी भी वो मत करो कि रिटायर होने के लिए, और खासकर यंग एज पे तो बिल्कुल मत करो यार, क्या इतनी एनर्जी है, भगवान ने एक ही जीवन दिया है। हाँ, फिर बीमारियाँ लगने लग जाएगी, स्ट्रेस होने लग जाएगा, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद स्ट्रेस। तो आई थिंक जो हमें लाइफ में चाहिए ना, वो है कंट्रोल, कि आज काम नहीं करना तो मैंने नहीं करना, तो मतलब वो वाली चीज़ चाहिए, टाइम फ्रीडम। और ये मैं बताता हूँ पर्सनली, कभी कभार क्या होता है कि मेरा कोई बड़ा एलोकेशन का शेयर, मानो मैंने डिसेंट एलोकेशन करी है और वो अचानक से 10% बढ़ जाए या 5% बढ़ जाए, राइट, तो मुझे फीलिंग आएगा एकदम से कि हाँ मैंने कुछ मेहनत करा था और मुझे बहुत सारे बढ़िया रिटर्न्स मिल गए, राइट, बहुत बढ़िया चल रहा है मार्केट में, अचानक से एक ही दिन में 10 लाख के प्रॉफिट दिख रहे हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यार आज तो पढ़ना ही नहीं है, हाँ, 2-3 दिन आज रेस्ट है आज मजे करेंगे, आराम से जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, राइट। तो फ्रीडम है, वो मैं जॉब में नहीं कर सकता, राइट, जॉब में डेडलाइन है तो डेडलाइन है, राइट, वो मैं नहीं कर सकता, तो फ्रीडम रहेगा आपके पास डेफिनेटली। लेकिन आप ये बोलो कि मैं कि करना ही नहीं चाहता हूँ कुछ, तो वो आई डजंट मेक सेंस। ओके, सो थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। आई थिंक हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा आपके पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। कूल, सी यू। ओके, सो आई होप आपने पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। मैं आपके लिए एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि इससे हमारी लर्निंग क्या है। अगर आप शुभम और उनकी वाइफ की एक जर्नी देखें तो सबसे पहले ये तो पता चलता है कि दे वर अ गुड स्टूडेंट्स, क्योंकि उसी की वजह से उन्हें अमेज़ॉन जैसी कंपनी में जॉब मिली जहाँ पर उनकी सैलरी ज़्यादा थी। तो एक ये क्वालिटी है। अभी हम बहुत से लोग यहाँ पर हम देखते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ और ही चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, अगर इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट और आप एक अच्छी जॉब लेते हैं तो यू कैन अर्न दैट मनी।
तो फर्स्ट इज़ दैट क्वालिटी। सेकंड चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि वहाँ पर जाके भी, यूएस में जाके भी उनके कल्चर में वो नहीं घुले मिले। मतलब उतना ज़्यादा वो पैसे नहीं खर्च रहे थे, शो ऑफ नहीं कर रहे थे, क्योंकि नॉर्मली अगर आपके रिलेटिव या कोई मेरे भी रिलेटिव हैं वहाँ पे बाहर, तो आप देखोगे कि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं करी। दे वर डूइंग सेविंग, एक्सट्रीम सेविंग करके उनका मेन गोल था वहाँ पर पैसे कमाओ, वापस आ जाओ। तो वहाँ पर सेकंड क्वालिटी वहाँ मिलती है कि दे वर सेविंग। थर्ड क्वालिटी इज़ पार्टनरशिप बिटवीन शुभम एंड हिज वाइफ। तो वो दोनों अलाइंड थे। ऐसा नहीं था कि एक पार्टनर कुछ और सोच रहा है, दूसरा पार्टनर के थॉट्स कुछ और ही हैं। तो जैसे कि पॉडकास्ट में बात भी करी थी कि अगर पार्टनर्स की जो सोच है वो अलाइंड नहीं है तो गोल को अचीव करना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड फोर्थ लर्निंग इज़ कि फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन कंट्रोल है, कि हमें अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहिए। अगर आज हम काम नहीं करना चाहते तो कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता। सो दैट इज़ द डेफिनेशन। एंड फिफ्थ लर्निंग जो हमारी है वो ये है कि अगर आपको 24-25% कमाना है, जैसे शुभम कमा रहे हैं, तो उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये तभी हो सकता है अगर हम उसे फुल टाइम कर रहे हैं, यानी पूरा दिन आप सिर्फ एनुअल रिपोर्ट्स, अर्निंग कॉल्स वगैरह सुन रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कम परसेंटेज है 16 या 15% वो नहीं कर सकते। तो इसे आप गलत मैसेज मत लीजिएगा। तो वो जो 26% की बात हुई है उसमें उन्होंने बोला है कि आपको फुल टाइम करना पड़ेगा, बट 16%, 14%, 12% वो तो आप इंडेक्स फंड से ले सकते हैं। सो दैट इज़ द नेक्स्ट रिकमेंडेशन। एंड सिक्स्थ लर्निंग इज़ कि हम खुद पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी स्किल्स के ऊपर, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो कोर्सेज हों, एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर आपकी कोई और लर्निंग है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।